ठंडी सुनसान रात के बीच एक गरीब बस्ती अचानक से गाड़ियों के इंजनों की गड़गड़ाहट और तेज हेडलाइट्स की चकाचौंध से जाग उठी। सुपर कारों का एक काफिला और काले सूट पहने दर्जनों बॉडीगार्ड एक गरीब मजदूर के टूटे फूटे कमरे की ओर बढ़ रहे थे। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक अजनबी महिला ने कुछ ऐसा किया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाएंगे जो किसी परियों की कहानी से कम नहीं है। रोहन नाम के एक मेहनती मजदूर के बारे में, जिसकी सिर्फ सच्ची नेकी ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। आप क्या सोचते हैं, क्या एक छोटा सा नेक काम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए कमेंट करें। एक हल्की ठंड वाली सुबह, जब सूरज की रोशनी अभी टूटी फूटी टिन की छत के छेदों से झांक भी नहीं पाई थी, सुरेश जी की भारी खांसी की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। उस छोटी सी गली के आखिर में बनी उस टूटी फूटी झोपड़ी में रोहन की नींद खुल गई। पतला पुराना कंबल उनकी हर खांसी के झटके के साथ कांप रहा था। और अपने पिता का पीला बेजान चेहरा देखकर रोहन का दिल बैठ गया। वो चुपचाप अपनी टूटी फूटी चारपाई से उठा, अपनी फटी हुई शर्ट पहनी और नंगे पैर बाहर निकल गया। कल रात का बना हुआ दलिया उसने एक छोटे से चूल्हे पर फिर से गर्म किया। दलिया की हल्की, सादी और दिल को छू लेने वाली खुशबू थी, लेकिन उसमें एक अनकही उदासी भी थी। वो दलिया का कटोरा लेकर बिस्तर के पास गया, धीरे से अपने पिता के कमजोर शरीर को सहारा दिया। उसके हर काम में प्यार झलकता था। बाबूजी, थोड़ा खा लीजिए। थकान कम हो जाएगी, रोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपकपी थी। सुरेश जी ने सिर हिला दिया। उनकी गहरी धसी आंखों में जिद और लाचारी का मिला जुला भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे दलिया का हर चम्मच उस भयानक बीमारी के खिलाफ एक जंग थी जो हर दिन उनके फेफड़ों को खा रही थी। रोहन बिस्तर के पास बैठा अपने पिता को देख रहा था, जिनका वो कभी बहुत सम्मान करता था। अब वो सिर्फ एक कमजोर परछाई बनकर रह गए थे। उसके दिल में एक गहनी पीड़ा उठी। उस कमरे में एकमात्र सही सलामत चीज एक पुराना सूती तौलिया। उसने ध्यान से अपने पिता के सीने पर रख दिया। यही तौलिया बाद में रोहन के लिए जीवन भर एक पवित्र स्मृति चिन्ह बन जाएगा। बाहर ठंडी सुबह में गरैया की चहचहाट सुनाई दे रही थी। साथ ही उन पुरानी जंग लगी गाड़ियों के इंजनों की आवाजें भी आ रही थीं, जो एक और दिन की रोजी रोटी के लिए तैयार हो रही थीं। रोहन ने घड़ी देखी और घबरा गया कि उसे देर हो गई है। उसने जल्दी से अपना वेल्डिंग के औजारों वाला बैग उठाया, अपने पिता को जल्दी जल्दी कुछ हिदायतें दी और तेजी से निकल पड़ा। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर रोहन काम करता था वो बस्ती से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी। वो दौड़कर वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से सने थे और सांसें चढ़ी हुई थीं। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक कर्कश आवाज गूंजी, काम पे आया या घूमने साले? अब अपनी शक्ल दिखा रहा है हरामखोर। फोरमैन काले सिंह, एक क्रूर लाल चेहरे वाला आदमी, गरज रहा था। पूरी साइट की निगाहें रोहन पर टिक गईं। कोई तिरस्कार से मुस्कुराया तो किसी ने घृणा से सिर हिलाया। रोहन ने दांत भींच लिए और सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। वो जानता था कि इन गरीब मजदूरों की दुनिया में किसी के पास एक बेसहारा आदमी के देर से आने का कारण सुनने का समय नहीं है। पूरी सुबह रोहन ठंडे लोहे के फ्रेमों को वेल्ड करता रहा। पसीना और धूल उसके चेहरे पर जम गए थे। जब भी वह सिर उठाता, उसे अपने आसपास के सहकर्मियों की उदासीन और कभी-कभी घृणा भरी निगाहें मिलती। वे उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते, कड़वे शब्द सुइयों की तरह चुभते। वो लड़का, उसके बाप पर पूरी बस्ती का कर्ज है, शायद वो भी किसी दिन भाग जाएगा। उसकी हालत तो देखो, लगता है कल से भीख मांगना शुरू कर देगा। रोहन सब सुनता, सब समझता, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सब कुछ सहता रहा, क्योंकि उसके ऊपर बूढ़े पिता और बढ़ते कर्ज का बोझ था, जो हर गुजरते दिन के साथ दोनों बाप बेटे के गले में फंदे की तरह कसता जा रहा था। शाम ढलने पर जब साइट पर लोग कम होने लगे, रोहन तुरंत घर नहीं गया। उसने जमीन पर बिखरे लोहे के टुकड़े, पुरानी बियर की बोतलें और प्लास्टिक की बोतलें उठाना शुरू कर दिया। रोजी रोटी का बोझ उसे थोड़े और पैसे कमाने का कोई भी छोटा मौका गंवाने नहीं देता था। घर लौटते समय रोहन सड़क के किनारे एक कबाड़ी की दुकान पर रुका, जहां उसे कुछ सिक्के मिले। उस छोटी सी रकम को उसने एक खजाने की तरह अपनी जेब में रख लिया। शाम को जैसे ही वो अपनी बस्ती की ओर जाने वाली छोटी गली में घुसा, कुछ गुंडे कहीं से निकल आए और उसका रास्ता रोक लिया। वे बस्ती के जाने पहचाने बदमाश थे।
वही लोग जिन्होंने सुरेश जी को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया था। ए रोहन, तू क्या सोचता है कि तेरा बाप मर जाएगा तो हम भूल जाएंगे? एक टकला बदमाश गुर्राया। इससे पहले कि रोहन कुछ बोल पाता, उसकी पसलियों में एक जोरदार घूसा पड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहता हुआ, और फिर उस पर लात घूसों की बरसात होने लगी। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने भीख नहीं मांगी। बेहोशी की हालत में रोहन को सिर्फ गालियों और जूतों की धमक की हल्की आवाजें सुनाई दीं, और फिर वे सब चले गए, उसे पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे तड़पता हुआ छोड़कर। काफी देर बाद रोहन किसी तरह लंगड़ाते हुए उठा। उसके कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे। उसने अपने टूटे हुए शरीर को संभाला और एक एक कदम अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो लकड़ी का कमजोर दरवाजा चरमराया। सुरेश की बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे और बस हल्के से हिले। रोहन ने अपने होंठ भींच लिए ताकि उसकी सिसकी ना निकले। उसने अपना पुराना तौलिया निकाला, जल्दी से अपने चेहरे पर लगा खून पोंछा और फिर फर्श पर बैठ गया, अपनी पीठ टूटी हुई दीवार से टिकाकर। उस गहरी शांत रात में रोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये दृढ़ संकल्प की चमक थी, एक ऐसे विश्वास की जिसे कोई हिला नहीं सकता। उस युवा लड़के को समझ आ गया था कि अगर उसे अपने पिता को बचाना है और अपनी जिंदगी को इस दलदल से बाहर निकालना है, तो उसके पास उठकर लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। इस मौसम में शहर का मिजाज अजीब हो गया था। एक उमस भरा दिन रात होते होते अचानक मूसलाधार बारिश में बदल सकता था। उस रात शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाले दिन के बाद रोहन अपनी पुरानी बस्ती की ओर जाने वाली ऊबड़-खाबड़ सड़क पर भारी कदमों से चल रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसकी पतली शर्ट से होकर गुजर रहे थे, जैसे उसे याद दिला रहे हों कि बारिश का मौसम सच में आ गया है। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी पानी के गड्ढों पर पड़ रही थी, जिसमें घनी बारिश के बीच रोहन की पतली अकेली परछाई डगमगा रही थी। आसमान और गहरा होता गया और बारिश की भारी बूंदें फिसलन भरी सड़क पर पड़ने लगीं। उसने अपने सिर पर जो फटी हुई पॉलिथीन रखी थी, वो भी ठंडे पानी को उसके बालों और त्वचा से होकर बहने से नहीं रोक पा रही थी। अचानक एक कार के ब्रेक की चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया, जिसके बाद धातु के टकराने की जोरदार आवाज आई। फिर एक कमजोर सी मदद की पुकार सुनाई दी, जो हवा में कहीं खो गई। रोहन चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खाली गली में चारों ओर देखा, जहां कोई नहीं था। बिना सोचे समझे वो आवाज की दिशा में भागा। उसके पैर बारिश के पानी से भरी सड़क पर फिसल रहे थे। थोड़ी ही दूर पर एक काली शानदार कार सड़क के किनारे तिरछी पड़ी थी। कार का अगला हिस्सा पिचक गया था, हेडलाइट्स टूट गई थीं और इंजन का तेल बारिश के पानी के साथ मिलकर जमीन पर काले धब्बे बना रहा था। धुंधली रोशनी में रोहन ने एक महिला को ड्राइवर की सीट पर झुका हुआ देखा। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका था। उसके लंबे बाल उलझे हुए थे और आधा चेहरा ढका हुआ था। उसके माथे से खून की एक गहरी लाल धारा बह रही थी, जो बारिश की ठंडी बूंदों में मिल रही थी। बिना सोचे समझे रोहन दौड़कर कार के पास पहुंचा और जाम हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। पिछले दिन की मार से उसके हाथ अभी भी दुख रहे थे, फिर भी उसने थोड़ी थोड़ी करके दरवाजा खोलने की कोशिश की। जंग लगे कब्जे की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो उसके घुसने का विरोध कर रही हो। अंत में अपनी बची हुई सारी ताकत से उसने दरवाजा इतना खोल लिया कि वो अंदर जा सके। जल्दी करो, मुझे बचाओ। एक टूटी फूटी फुसफुसाहट रोहन के कानों में पड़ी। उसका दिल बैठ गया। ये महिला जीवन और मृत्यु के बीच थी और वो इस समय उसकी एकमात्र उम्मीद था। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन ने अपना हाथ उसके कंधे के नीचे डाला और उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश की। महिला बहुत हल्की थी, लेकिन स्थिति के तनाव ने उसके हर हरकत को जल्दबाजी और अनाड़ी बना दिया। जैसे ही उसने महिला को अपनी पीठ पर उठाया, रोहन की नजर सड़क के दूसरी ओर एक काली परछाई पर पड़ी। एक गहरे रंग की जैकेट पहने और चेहरे को आधा ढके हुए टोपी वाला एक आदमी एक बंद किराने की दुकान के छज्जे के नीचे चुपचाप खड़ा था। रोहन की सहज वृत्ति ने उसे बताया कि कुछ बहुत खतरनाक है। उस अजनबी की ठंडी उस्तरे जैसी तेज निगाहें उस पर और उसकी पीठ पर मौजूद महिला पर टिकी थीं। रोहन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया।
और बस्ती की ओर भागने लगा। टखनों तक भरे पानी के गड्ढों ने हर कदम को और भी भारी बना दिया। पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी, जो बारिश की लगातार आवाज में मिल गई। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो काली परछाई उसका पीछा कर रही थी। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर वो इस समय पकड़ा गया तो वो और वो महिला निश्चित रूप से खतरे से नहीं बच पाएंगे। अपनी मांसपेशियों में उठ रहे दर्द को निगलते हुए रोहन तेजी से अपनी बस्ती की ओर जाने वाली एक छोटी गली में मुड़ गया। घर एक दूसरे से सटे हुए थे। कुछ खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वो भूल भुलैया जैसी घुमावदार गलियों से होकर गुजरा, इस उम्मीद में कि वो पीछा करने वाले को चकमा दे देगा। पीछे से बाहरी कदमों की आवाज और करीब आती गई। घबराहट के एक पल में रोहन अचानक एक बंद गली में मुड़ गया, जहां एक ऊंची ईंट की दीवार ने रास्ता रोक रखा था और ऊपर टिन की छत से बारिश का पानी तेजी से गिर रहा था। वो हाँफ रहा था और अपनी पीठ पर बेहोश पड़ी महिला को कसकर पकड़े हुए था। निराशा में रोहन को अचानक वो छोटा रास्ता याद आया, जिसके बारे में सिर्फ बस्ती के बच्चे ही जानते थे। 2 खाली पड़े घरों के बीच एक दरार। बिना किसी हिचकिचाहट के वो झुककर उस दरार में घुस गया, ये कोशिश करते हुए कि उसकी पीठ पर मौजूद महिला को और चोट न लगे। कीचड़ और पानी से लथपथ रोहन उस संकरे रास्ते से गुजरा और उसके शरीर पर कई खरोंचें आ गईं। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो पीछे से कदमों की आवाज गायब हो गई थी। शायद वो हत्यारा घनी बारिश में उसे ट्रैक नहीं कर पाया या उसने पीछा छोड़ दिया था। रोहन रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वो उस अजनबी महिला को अपनी पीठ पर लादे हुए अपनी बस्ती की ओर भागता रहा, भले ही उसकी सांसें फूल रही थीं। जब उसने दरवाज़ा खोला तो पुराना कमज़ोर दरवाज़ा चरमराया। सुरेश जी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें बाहर हुई भयानक घटनाओं का कोई अंदाजा नहीं था। रोहन ने धीरे से महिला को कमरे की एकमात्र लकड़ी की चारपाई पर लिटा दिया। मिट्टी के तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा और साफ दिखाई दे रहा था। एक तेज लेकिन थका हुआ सौंदर्य, खून की कमी से पीली पड़ी त्वचा और बारिश से भीगी लंबी पलकें। उसने अपना पुराना फर्स्ट एड बॉक्स खोजा और उसमें से कुछ रुई और एक छोटी सी शराब की बोतल निकाली। रोहन के कांपते हाथों ने शराब में रुई डुबोई और धीरे से उसके माथे पर लगा खून पहुंचा। जमे हुए खून के नीचे एक गहरा घाव दिखाई दे रहा था, लेकिन सौभाग्य से हड्डी तक नहीं पहुंचा था। सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगी, रोहन ने फुसफुसाया, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था। महिला ने हल्के से करवट ली, उसके पीले होंठ हिले। बेहोशी में वो धीरे से फुसफुसाई, जिसे सिर्फ रोहन ही सुन सकता था। मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। वो मदद की पुकार इतनी मार्मिक और कमजोर थी कि रोहन के दिल में चुभ गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन वादा किया कि वो अंत तक उसकी रक्षा करेगा, चाहे आगे कुछ भी हो। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी। उस टूटी फूटी झोपड़ी में खतरे और उम्मीद से भरी एक नई कहानी अभी शुरू हुई थी। उस छोटे से कमरे में मिट्टी के तेल का दिया रात की सांसों की तरह टिमटिमा रहा था। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी और पानी की छोटी छोटी धाराएं सीलन भरी दीवारों से नीचे बह रही थीं। रोहन ठंडे फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखें उस अजनबी महिला पर टिकी थीं जो पुरानी चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। पूरा कमरा एक अजीब से माहौल में डूबा हुआ था, आधा बेचैनी और आधा चिंता से भरा हुआ। उसके पिता सुरेश जी अभी भी बिस्तर के कोने में गहरी नींद में सो रहे थे। कभी कभी उनकी खांसी की खुरदरी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई पुरानी लकड़ी काट रहा हो। रोहन ने चुपचाप एक साफ कपड़े को गर्म पानी में भिगोया और धीरे से महिला का माथा पोंछा। उसके हाथ, जो वेल्डिंग के काम से कठोर हो गए थे, आज ऐसे अनाड़ी लग रहे थे जैसे वो अपने पिता के अलावा किसी और की पहली बार देखभाल कर रहा हो। महिला की बाह के पास भीगी हुई शर्ट के नीचे रोहन ने एक लंबा कटा हुआ घाव देखा, जिससे अभी भी खून रिस रहा था और कपड़े भीग रहे थे। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर घाव के आसपास की शर्ट को कैंची से काटने का फैसला किया। दिए की धुंधली रोशनी में उसने एक गहरा तेज कट देखा जो सामान्य दुर्घटना जैसा नहीं लग रहा था। घाव एक तेज तिरछी रेखा में बना था जिसने रोहन को कंपा दिया, जैसे किसी ने जानबूझकर उस पर निशाना साधा हो। रोहन ने अपने पुराने फर्स्ट एड बॉक्स में से पट्टी और एंटीसेप्टिक निकाला। जब भी वो महिला की ठंडी त्वचा को छूता, उसका दिल सिकुड़ जाता। इस समय उसकी जिंदगी दिए की लौ की तरह नाजुक थी। उसने सावधानी से घाव पर पट्टी बांधी
उसके हाथ धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उसे डर हो कि थोड़ी सी भी सख्ती से उसकी जिंदगी हाथ से फिसल जाएगी। ऐसा करते समय उसका दिमाग हजारों सवालों में उलझा हुआ था। वो कौन है? इतनी रात में, मूसलाधार बारिश में उसे दुर्घटना क्यों हुई और उसका पीछा क्यों किया जा रहा था? जब वो आखिरी पट्टी बांध रहा था तो एक हल्की सी कराहने की आवाज आई। महिला ने करवट ली, उसकी पलकें कांपी और खुली, जिसमें बेहद घबराहट झलक रही थी। उसने अपनी भौएं सिकोड़ी, उसकी नजरें उस साधारण से कमरे में घूमी और फिर रोहन के चेहरे पर आकर रुक गईं, जैसे कुछ याद आया हो। उसने लगातार पलकें झपकाईं और फिर बोली। उसकी आवाज़ थकावट से भारी थी। क्या तुमने मुझे बचाया है? रोहन ने झिझकते हुए सिर हिलाया। किसी को मत बताना प्लीज़। उसने रोहन की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ एक बच्चे की तरह कमज़ोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी विनती थी। लेकिन आपको इतनी गहरी चोट लगी है? पुलिस को बुलाकर आपको अस्पताल ले जाना होगा, रोहन ने झिझकते हुए कहा। उसका विवेक उसे सही काम करने के लिए कह रहा था। नहीं, महिला ने कमजोर आवाज में सिर हिलाया। उसकी सांसें टूट रही थीं। अगर तुमने बताया तो मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में ऐसा डर था कि रोहन चुप हो गया। न जाने क्यों उस एक पल में उसने उस पर बिना शर्त विश्वास कर लिया। ये महिला सिर्फ एक दुर्घटना का शिकार नहीं हुई थी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज था। रोहन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं वादा करता हूं। एक फीकी मुस्कान उसके होठों पर आई, इससे पहले कि उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। रोहन उसके बगल में बैठ गया। उसका मन बेचैन था। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी झमेले में खुद को नहीं डाला था, लेकिन अब सिर्फ बारिश में एक व्यक्ति को बचाने के एक काम ने उसे अनजाने में एक ऐसी रहस्यमयी कहानी में खींच लिया था जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने अनजाने में पतला कंबल उस पर डाल दिया। कमजोर दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे दिए की लौ कांप रही थी। बाहर बारिश कम होने लगी थी। सिर्फ कुछ बूंदें टिन की छत पर टपटप कर रही थीं। जब रोहन उठने ही वाला था तो बेहोशी में महिला अचानक कुछ बुदबुदाने लगी। शब्द टूटे फूटे थे, लेकिन इतने साफ थे कि रोहन सुन सके। लोगों का एक झुंड पीछा कर रहा है, उन्हें मुझे ढूंढने मत देना। रोहन सन रह गया। लोगों का झुंड पीछा कर रहा है तो जो कुछ उसने आज रात देखा था, बारिश में छिपी काली परछाई, सब सच था। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। रोहन की आंखें अनजाने में छोटे से कमरे में घूमने लगी, जैसे उसे डर हो कि किसी भी पल वो हत्यारा अंधेरे से बाहर आ जाएगा। उसने महिला का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे एक मूक वादा कर रहा हो कि वो किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेगा। गली के बाहर मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज ने रोहन को उसके विचारों से बाहर निकाला। इंजन की आवाज बहुत तेज थी, जो बस्ती के निवासियों की पुरानी गाड़ियों की आवाज से बिल्कुल अलग थी। एक के बाद एक 2 गाड़ियां तेजी से गुजरी। उनकी हेडलाइट्स ने उस सुनसान गली के कोने कोने को रोशन कर दिया। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खिड़की पर लगा पतला पर्दा खींच दिया और दिए को लगभग बुझा दिया। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी छोड़ी। गाड़ियों की आवाज और करीब आती गई। गीली सड़क पर पहियों के घिसने की आवाज कमरे के अंदर तक गूंज रही थी। सुरेश जी ने करवट ली, कुछ बार खांसा और फिर सो गए। महिला अभी भी बेहोश पड़ी थी और रोहन उस टिमटिमाते अंधेरे में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें लकड़ी के कमजोर दरवाजे से नहीं हट रही थी। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे बाहरी ताकतों के सामने इतना छोटा और अकेला महसूस हुआ। देर रात बारिश की आवाज धीमी हो गई। सिर्फ उसके सीने में धड़कते दिल की भारी आवाज गूंज रही थी, जैसे ये एक बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत हो। अचानक गाड़ी के हॉर्न की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। उस टूटी फूटी बस्ती में टिन की छतें चरमरा रही थीं, जैसे बारिश के बाद आई ठंडी हवा के झोंके से उखड़ जाएंगी। रोहन चौंक कर उठ बैठा। उसने अपने पिता और उस अजनबी महिला पर पतला कंबल ठीक किया और उसकी आंखें बाहर की ओर टिकी थीं। उस पल में हवा जैसे जम गई थी। चकाचौंध करने वाली हेडलाइट्स ने गरीब बस्ती के हर कोने को रोशन कर दिया था। ये इलाका जो अंधेरे और खामोशी का आदी था, आज तक इतना रोशन नहीं हुआ था। रोहन ने अपने पुराने फटे हुए तौलिए को, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता था, आदतवश अपने गले में लपेट लिया, जैसे कि कपड़े का वो फीका टुकड़ा उसे आने वाली मुसीबत से बचा सकता हो। बाहर पहियों के रुकने की आवाज आई और फिर तेज लगातार कदमों की आवाजें गूंजी।
एक लंबा आदमी काले सूट में, कान में ईयरपीस लगाए, तेजी से कमरों की कतार की ओर बढ़ा। उसकी तेज आंखें चारों ओर घूम रही थीं। उसके पीछे दर्जनों और लोग थे। सभी ने बॉडीगार्ड की वर्दी पहन रखी थी। उनके कंधों पर आधुनिक संचार उपकरण थे। थोड़ी दूर पर सुपर कारों के काफिले की लाइटें चमक रही थीं। रोल्स रॉयस, बेंटले, वे सभी अस्थायी रूप से लगाए गए हाई प्रेशर लैंप के नीचे चमक रहे थे। एक छोटा हेलीकॉप्टर भी बस्ती से कुछ दूर खाली जमीन पर धीरे धीरे उतर रहा था। उसके पंखों से उड़ी हवा ने धूल का गुबार बना दिया। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग चकरा गया। पूरी गरीब बस्ती जाग गई। लाइटें जलने लगीं। हर कमजोर दरवाजे का पल्ला थोड़ा खुला और नींद में डूबे चेहरे बाहर झांकने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य, घबराहट और डर का मिला जुला भाव था। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? एक बूढ़े पड़ोसी ने डर से कांपती आवाज में चिल्लाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। काले सूट वाले आदमी ने सिर्फ हाथ से इशारा किया और तुरंत कुछ और बॉडीगार्ड शिकारियों की तरह चारों ओर फैल गए। वे कुछ ढूंढ रहे थे, या यूं कहें किसी को ढूंढ रहे थे। अचानक एक लिमोजिन ठीक झोपड़ियों की कतार के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। अंधेरे से एक महिला बाहर निकली, जिसने सादे कपड़े पहने थे, एक सफेद टी शर्ट, ग्रे जीन्स और कीचड़ सने कैनवस के जूते। पहली नजर में वो एक आम मजदूर जैसी लग रही थी, लेकिन अगर आप ध्यान से उसकी आंखों को देखते तो वे तेज, अधिकारपूर्ण थीं, और उसमें एक ऐसा तेज था जिसने भीड़ को सहज रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो प्रिया शर्मा थीं। रोहन ने उन्हें देखा और उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा है। कुछ ही घंटे पहले वो उसके कमरे में बेहोश पड़ी थीं, कमजोर शरीर के साथ, और बेहोशी में मदद के लिए पुकार रही थीं। और अब वो बॉडीगार्ड्स की फौज के बीच खड़ी थीं। उनके पीछे करोड़ों की सुपर कारों का काफिला था। प्रिया शर्मा सीधे आगे बढ़ी। उनकी निगाहें जिज्ञासु भीड़ पर घूमी और फिर रोहन के जर्जर कमरे पर आकर रुक गईं। वो दरवाजे पर जड़वत खड़ा था। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े या पीछे हटे। अचानक प्रिया शर्मा उसके सामने आकर खड़ी हो गई, बिना किसी हिचकिचाहट के। उन्होंने रोहन का खुरदुरा हाथ पकड़ा और उसे कसकर भींच लिया। उनकी आंखों में गहरी कृतज्ञता और भावनाएं झलक रही थीं। ये वो व्यक्ति है, उन्होंने जोर से कहा। उनकी आवाज ठंडी रात में दूर तक गूंजी। जिसने मेरी जान बचाई, जिसका मैं जीवन भर कर्जदार रहूंगी। पूरी बस्ती सन्न रह गई। कानाफूसी की आवाजें मधुमक्खी के छत्ते की तरह गूंजने लगीं। लोगों ने रोहन को देखा, वो गरीब मजदूर जो दिन भर कबाड़ बीनता था, जिसे तुच्छ समझा जाता था, जिसे अपने पिता के पुराने कर्ज के लिए पीटा जाता था। आश्चर्य और प्रशंसा की मिली जुली नजरों से शरबत बेचने वाली चाची ने फुसफुसाया, हे भगवान, वो रोहन, वो गरीब वेल्डर। पास के कमरे की बूढ़ी दादी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। गाड़ी ठीक करने वाले चाचा, जिन्होंने कभी रोहन को खूब खरी खोटी सुनाई थी, अब अपना मुंह खोले खड़े थे और लगातार अपना सिर खुजला रहे थे। सुपर कारों के काफिले की रोशनी ने इस दृश्य को और भी अविश्वसनीय बना दिया था। जबकि गांव वाले अभी भी स्तब्ध थे, बॉडीगार्ड्स ने तुरंत रोहन और प्रिया शर्मा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। उसी समय एक चुस्त, गंभीर चेहरे वाला बॉडीगार्ड पास आया और प्रिया शर्मा के कान में कुछ फुसफुसाया। उनका चेहरा तुरंत बदल गया। कोमलता से वो अचानक डरावनी रूप से ठंडी हो गईं। उनकी आंखें बस्ती के आखिर में अंधेरे की ओर घूमी, जहां कुछ अजीब मोटरसाइकिलें खड़ी थीं, जिनकी हेडलाइट्स बंद थीं। बिना कुछ कहे उन्होंने सिर हिलाकर इशारा किया। तुरंत 3-4 बॉडीगार्ड उस दिशा में भागे। उनकी परछाइयां तेजी से अंधेरे में गायब हो गईं। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसे ये स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि आज रात ये गरीब बस्ती अब कोई सामान्य कोना नहीं रह गई थी। एक असली तूफान आ गया था, एक ऐसा तूफान जो न केवल शक्ति और पैसा बल्कि खतरा और काले रहस्य भी लेकर आया था। उसने अपने गले में लिपटे पुराने तौलिए को कस लिया। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। शायद उस पल से रोहन की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। एक ऐसा मोड़ जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। दिन की पहली किरणें टिन की छत के छेदों से होकर नम जमीन पर पतली पतली धारियां बना रही थीं। रोहन ने अभी अभी अपने पिता के लिए दलिया बनाने के लिए चूल्हा जलाया ही था कि झोपड़ी के दरवाजे पर एक भारी इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी।
वो बाहर निकला और अपनी आंखें सिकोड़कर एक शानदार चमकती हुई कार को देखा जो बस्ती के गेट पर शान से खड़ी थी। वो काली मर्सिडीज मेबैग टूटे फूटे घरों के ढेर के बीच एक कीमती पत्थर की तरह लग रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। मजदूरों की ये बस्ती, जो पुरानी मोटरसाइकिलों और ठेलों की आदी थी, आज इस अकल्पनीय विलासिता को देखकर मंत्रमुग्ध थी। गली के कोने पर अपनी दुकान से झांकते हुए नूडल्स बेचने वाले चाचा ने फुसफुसाया, इस गाड़ी की कीमत तो शायद पूरी बस्ती के बराबर होगी। रोहन स्तब्ध खड़ा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में संदेह और डर का एक बवंडर उठ रहा था। अपने फीके पड़ चुके काम के कपड़ों और गले में लिपटे पुराने फटे तौलिए के साथ उसे उस भव्यता के सामने खुद को छोटा और अकेला महसूस हुआ। कार का दरवाजा खुला और अंदर से प्रिया शर्मा बाहर निकली। उनका पहनावा कल रात की तरह ही सादा था, लेकिन उनके हर हाव भाव में एक अनकहा अधिकार था। उनके पीछे उनके मुख्य बॉडीगार्ड रतन सिंह थे, जो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनका चेहरा चौकोर था और आंखें गंभीर लेकिन दयालु थीं। प्रिया शर्मा रोहन के पास आईं, उनके होठों पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। रोहन, उन्होंने धीरे से लेकिन इतनी जोर से कहा कि पूरी बस्ती सुन सके, मैं तुम्हारी जान की कर्जदार हूं और मैं इस एहसान को उचित तरीके से चुकाना चाहती हूं। रोहन एक कदम पीछे हट गया और हकलाते हुए कुछ बोल नहीं पाया। प्रिया शर्मा ने कुछ कागजात आगे बढ़ाए, जिन पर एक छोटे सुंदर घर की तस्वीर थी, जिसकी छत लाल खपरेल की थी और जो कुछ ही दूर एक शांत पड़ोस में स्थित था। मैंने ये घर तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम और बाबूजी वहां रहने जा सकते हो। वहां सुरेश जी को बेहतर चिकित्सा देखभाल मिलेगी और बारिश या गर्मी सर्दी की कोई चिंता नहीं होगी। पूरी बस्ती ने अपनी सांस रोक ली। रोहन की आंखें फैल गईं, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक सभ्य घर का सपना नहीं देखा था, और ये तो आसमान से गिरा एक तोहफा था। उसने अपने गले में लिपटे पुराने तौलिए को कस लिया और धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज भारी थी। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। मैडम, पूरे मोहल्ले में हैरानी की लहर दौड़ गई। बढ़ई चाचा का मुंह खुला रह गया। सब्जी बेचने वाली चाची ने तो अपने हाथ में पकड़ी हरी सब्जियों की टोकरी ही गिरा दी। प्रिया शर्मा ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा का मिलाजुला भाव था। क्यों? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। रोहन ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, मैंने किसी को इनाम पाने के लिए नहीं बचाया, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। कानाफूसी और तेज हो गई। ये लड़का सच में बेवकूफ़ है या बेवकूफ़ होने का नाटक कर रहा है? इतना कुछ मिल रहा है और मना कर रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ये शब्द उसके कानों में सुइयों की तरह चुभ रहे थे, लेकिन रोहन ने परवाह नहीं की। उसे उस बहुत बड़े तोहफे को अस्वीकार करके अपने दिल में एक हल्कापन महसूस हुआ। प्रिया शर्मा ने रोहन को कुछ देर तक देखा और फिर सभी को हैरान करते हुए उन्होंने बहुत नीचे झुककर प्रणाम किया। एक ऐसा कार्य जिसने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। रोहन, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। तुम्हारे जैसे व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। माहौल एकदम शांत हो गया। जो मुंह पहले गालियां दे रहे थे और तिरस्कार कर रहे थे, अब खुले के खुले रह गए। रतन सिंह, जो बगल में खड़े थे, ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी अनुभवी आंखों में एक दुर्लभ प्रशंसा की चमक थी। जब रोहन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे, प्रिया शर्मा ने गर्मजोशी से कहा, अगर तुम घर स्वीकार नहीं करोगे तो मेरे लिए काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। पूरी बस्ती ने एक साथ धीमी सी आह भरी, जैसे किसी पुराने दरवाजे के दरार से हवा गुजर रही हो। प्रिया शर्मा मुस्कुराई। बॉडीगार्ड के रूप में नहीं और ना ही नौकर के रूप में। मुझे तुम्हारे जैसे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, जो मेरे साथ खड़ा हो, महत्वपूर्ण मामलों में मेरी मदद करे और वेतन तुम्हारी पिछली कमाई से 10 गुना ज्यादा होगा। रोहन स्तब्ध रह गया। एक हाथ में गले पर लिपटे पुराने तौलिए को कस लिया और दूसरे हाथ में घर की तस्वीर कांप रही थी। उसकी दिल में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। संदेह, कृतज्ञता, डर और अपनी किस्मत बदलने की इच्छा। पीछे भीड़ कानाफूसी कर रही थी। देखा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल तक जो एक आम आदमी था, आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है। कुछ लोग ईर्ष्या कर रहे थे, कुछ खुश थे और कुछ रोहन को प्रशंसा और ईर्ष्या की मिली-जुली नजरों से देख रहे थे। और रोहन, वो बस चुपचाप खड़ा था। उसका दिल भारी था। एक हिस्सा तुरंत हां कहना चाहता था,
अपने पिता के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। दूसरा हिस्सा डर रहा था कि वो कुछ कीमती चीज खो देगा, वो स्वाभिमान जिसे उसने अपनी गरीबी के सालों में कसकर पकड़े रखा था। उसके कानों में कमरे के अंदर से आती अपने पिता की खांसी की आवाज गूंज रही थी। रोहन ने प्रिया शर्मा की आंखों में गहराई से देखा। उन आंखों में न केवल दौलत थी बल्कि विश्वास भी था। और उसी पल वो जानता था कि उसका चुनाव न केवल उसकी अपनी किस्मत बदलेगा बल्कि उन लोगों को भी प्रभावित करेगा जिन्हें वो प्यार करता है। उस रात छोटी सी झोपड़ी ठंडी हवा के झोंकों के नीचे सिकुड़ती हुई लग रही थी, जो दरवाजे की दरारों से होकर आ रही थी। मिट्टी के तेल का दिया पीली दागदार दीवारों पर कमजोर रोशनी डाल रहा था। खाली जमीन से आती कीड़ों की आवाज सुरेश जी की भारी सांसों में मिल रही थी, जिससे माहौल और भी उदास हो गया था। रोहन बिस्तर के कोने में सिकुड़ कर बैठा था। उसका पुराना तौलिया अभी भी आदतवश उसके गले में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए बिस्तर के सिरहाने लटकी पुरानी फटी हुई सुरक्षा जैकेट को देख रही थीं। ये उन अनगिनत दिनों की मूक गवाह थी जब उसने बिना रुके मेहनत की थी। पूरी रात वो सो नहीं सका। रोहन के दिमाग में कई तस्वीरें घूम रही थीं। प्रिया शर्मा का हाथ जो एक नई जिंदगी का प्रस्ताव दे रहा था, उसके पिता की थकी हुई लेकिन उम्मीद भरी आंखें, पड़ोसियों की द्वेषपूर्ण कानाफूसी, सब कुछ एक उलझे हुए धागे की तरह उसके दिमाग में जकड़ा हुआ था। उसे डर था कि एक कदम उठाने से वो अपनी जिंदगी में बची आखिरी साफ सुथरी चीज, अपना स्वाभिमान खो देगा। अंदर से उसके पिता की खांसी ने रोहन को चौंका दिया। वो जल्दी से उठा, एक गिलास पानी भरा और सुरेश जी को सहारा देकर बिठाया और उन्हें छोटे छोटे घूंट पिलाए। उसके पिता का चेहरा धंसा हुआ था। उनकी धुंधली आंखें बुढ़ापे और बीमारी की कमजोरी को साफ दिखा रही थीं। गिलास नीचे रखकर सुरेश जी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। उनकी पतली कांपती उंगलियों ने कसकर पकड़ लिया। रोहन, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भारी है। उसने सिर झुका लिया। उसके कठोर हाथ ने उस हड्डीदार हाथ को कस लिया। उसके सीने में दर्द का एक गोला उठ रहा था। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, उन्होंने आगे कहा। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं बस यही चाहता हूं कि जब मैं ना रहूं तो तुम सिर उठाकर एक सम्मानजनक जीवन जी सको। मेरी वजह से अपनी जिंदगी बदलने का मौका मत ठुकराओ। रोहन ने अपने होंठ भींच लिए, अपनी गले में उठ रही सिसकी को दबाते हुए। सुरेश जी ने थके हुए दीवार का सहारा लिया। अपने इकलौते बेटे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उसकी हर रेखा को अपने धीरे धीरे धुंधलाते दिमाग में अंकित कर लेना चाहते हों। तुमने किसी की जान बचाई है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और टूटी फूटी थी। ये भगवान ने देखा है और इनाम मिलना स्वाभाविक है। एक भारी खामोशी छा गई। रोहन वहां बैठा रहा, अपना सिर अपने पिता के कंधे पर रखकर, और आंसू चुपचाप उसके सांवले चेहरे पर बहने लगे। उसे बोझ उठाने की, सहने की आदत थी, लेकिन उसने कभी भी इतने कठिन चुनाव का सामना नहीं किया था, अपने नाजुक स्वाभिमान और अपने ही परिवार के भविष्य के बीच। बाहर हवा सूखे पेड़ों से होकर गुजर रही थी और दरवाजे पर चिपके कुछ पुराने अखबारों को उड़ा रही थी। दूर से आती ट्रेन की सीटी की आवाज जुदाई के संगीत की तरह उदास लग रही थी। रोहन वहां बहुत देर तक बैठा रहा। जब गली के आखिर में पहली मुर्गे की बांग सुनाई दी तो वो चुपचाप उठा। उसके गले में लिपटा तौलिया और कस गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। सिर्फ एक ऐसे आदमी की दृढ़ निगाह थी जिसने फैसला कर लिया था। उस सुबह रोहन अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और पूरी बस्ती हैरान रह गई। मर्सिडीज अभी भी गली के बाहर खड़ी थी, एक धैर्यपूर्ण अनुस्मारक की तरह। रतन सिंह पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे, एक मूर्ति की तरह सीधे खड़े। रोहन को आते देख उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया और उसके लिए कार का दरवाजा खोला। शांत कार के अंदर प्रिया शर्मा सीधी बैठी थीं। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक छिपी हुई उत्सुकता थी। रोहन उनके सामने बैठ गया। उसके हाथ एक दूसरे में कसकर बंधे थे और उसका सिर झुका हुआ था। काफी देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी आवाज भारी लेकिन स्थिर थी। मैं तैयार हूं। एक छोटा सा वाक्य जिसने जैसे एक नया आसमान खोल दिया हो। प्रिया शर्मा मुस्कुराईं, एक कोमल मुस्कान जो एक शक्तिशाली अरबपति की नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह थी। एक ऐसी दोस्त
जिसने अभी अभी एक कीमती चीज पाई हो। लेकिन रोहन ने आगे कहा, उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। मैं सबसे निचले पद से ही काम शुरू करूंगा, किसी भी अन्य मजदूर की तरह, कोई विशेष व्यवहार नहीं। कोई पक्षपात नहीं। इस बात ने प्रिया शर्मा को थोड़ा चौंका दिया। उन्होंने रोहन को कुछ देर तक देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कार धीरे धीरे छोटी सड़क पर आगे बढ़ी। पीछे गरीब बस्ती और उसकी जिज्ञासु और कानाफूसी करती निगाहें छूट गईं। अंदर सुबह की धूप चमक रही थी और रोहन के गले में लिपटे पुराने तौलिए पर पड़ रही थी। वो एकमात्र चीज जो वो अपनी जिंदगी बदलने की इस यात्रा पर अपने साथ लाया था। उसके दिल में पिछली रात की पिता की बातें गूंज रही थी। अमीर गरीब, जीत हार, ये सब बाहरी दिखावा है। केवल तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारे दिल की अच्छाई ही जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। कार धीरे धीरे एक संगमरमर की सड़क पर मुड़ी जो दूर तक फैली हुई थी। दोनों ओर देवदार के पेड़ों की कतारें थीं जिन्हें करीने से काटा गया था। उनकी हरी पत्तियां छतरियों की तरह फैली हुई थीं। सुबह की सुनहरी धूप पूरे माहौल पर छाई हुई थी, जिससे पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें हीरों की तरह चमक रही थीं। रोहन सीट पर अकड़ा हुआ बैठा था। उसका मन सैकड़ों विचारों में उलझा हुआ था। उसके कठोर हाथ ने अपनी जेब में रखे पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। कपड़े का वो फीका खुरदुरा टुकड़ा, लेकिन उसके लिए ये एक ऐसा धागा था जो उसे उसकी पुरानी दुनिया से बांधे हुए था, उन संघर्षपूर्ण दिनों से जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकता। लगभग 3 मीटर ऊंचा लोहे का गेट धीरे धीरे खुला और आंखों के सामने एक शानदार हवेली दिखाई दी। सफेद दीवारों पर सोने भी महीन कारीगरी की और नीलम मणि जैसे हरे गुंबद समुद्र की लहरों की तरह धीरे धीरे मुड़े हुए थे। आंगन के बीच में फव्वारे से ठंडी फुहारें निकल रही थीं और पानी की कलकल की आवाज स्वागत संगीत की तरह गूंज रही थी। रोहन ने अपना थूक निगला और रास्ते के दोनों ओर खड़े वर्दीधारी लोगों की जांच पड़ताल करती नजरों के बीच कार से बाहर निकला। एक चांदी के बालों वाली गंभीर दिखने वाली महिला जो हल्के नीले रंग की साड़ी पहने हुई थी पास आई। उसकी आंखें ठंडी नहीं थीं, लेकिन दोस्ताना भी नहीं थीं। वो रोहन के सामने रुकी और उसे सिर से पांव तक एक रहस्यमयी भाव से देखा। तुम रोहन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज गहरी और तीखी थी। रोहन ने सिर हिलाया और विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। जी आंटी, शांति देवी, उसने टोका। उसकी तेज आंखें उस पर घूमी। यहां की हाउसकीपर, आज से तुम मेरे मार्गदर्शन में काम करोगे। रोहन ने जल्दी से सिर झुकाया। जी, मैं आपकी बात मानूंगा। शांति देवी ने सिर हिलाया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वे सफेद संगमरमर से पटे गलियारे से गुजरे, लंबे गलियारों से जहां दोनों ओर तेल चित्र लगे थे, और एक खिले हुए फूलों के बगीचे से भी गुजरे। हवा में फूलों की हल्की खुशबू ने रोहन के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसे अपने गांव की वो छोटी गरीब गली याद आ गई, जहां हर पतझड़ में पुराने सप्तपर्णी के पेड़ पूरे आंगन को सफेद कर देते थे। शांति देवी नौकरों के लिए बने क्वार्टर के दरवाजे के सामने रुकी। तुम्हारा कमरा यहां है, उन्होंने पंक्ति के अंत में एक छोटे से कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे काम शुरू करना। पहला काम आंगन की सफाई, बगीचे की देखभाल और कचरा फेंकना है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई, रोहन को उस बड़े से गलियारे में अकेला हाथ में चाबी लिए खड़ा छोड़कर। रोहन ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि वो एक पूरी तरह से नई दुनिया में कदम रख रहा है, जहां सिर्फ स्वाभिमान से काम नहीं चलेगा अगर धैर्य और लगातार प्रयास ना हो। उस सुबह रोहन ने एक सफाई कर्मी के रूप में अपना काम शुरू किया। उसने हल्के नीले रंग की वर्दी पहनी और हाथ में झाड़ू लेकर आंगन के हर पत्थर को साफ करने लगा, जिन पर अभी भी रात की बारिश का पानी था। सुबह की धूप उसके सांवले चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी परछाई साफ आंगन पर बन रही थी। हवेली में काम करने वाले दूसरे लोग उसे आधी अधूरी तिरस्कार और आधी अधूरी घृणा की नजरों से देखते हुए गुजर रहे थे। सुना है मालकिन को बचाया था, इसीलिए यहां आया है, एक युवा लड़की ने अपनी दोस्त से फुसफुसाया, जानबूझकर इतनी जोर से कि रोहन सुन सके। वरना इसे कौन पूछता, गार्ड ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रोहन ने अनसुना करने का नाटक किया। वो आंगन साफ करता रहा,
गेट पोंछता रहा, पेड़ काटता रहा और घास उखाड़ता रहा। हर छोटा काम वो उतनी ही सावधानी और ध्यान से कर रहा था जैसे वो अपने गरीब बस्ती का आंगन हो। दोपहर के करीब जब उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी, एक मोटा सूट पहने आदमी जो खुद को हवेली का संपत्ति प्रबंधक बता रहा था, पास आया। ए लड़के, उसने बेरुखी से कहा, जाकर गैराज साफ करो, जल्दी। रोहन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसके हाथ में पानी की एक बाल्टी और एक पोछा थमा दिया। रोहन ने दांत भींचकर उसे ले लिया और चुपचाप गैराज की ओर चल दिया। गैराज बहुत बड़ा था, छत ऊंची थी और नियॉन लाइटें चमक रही थीं। दर्जनों महंगी चमकती कारें सीधी कतार में खड़ी थीं। चमड़े और पेट्रोल की गंध हवा में घुली हुई थी, जो घुटन भरी और अजीब लग रही थी। रोहन ने मेहनत से हर सीढ़ी, पहियों से लगे कीचड़ के हर निशान को साफ किया। उसके माथे पर पसीना बह रहा था और उसकी पतली वर्दी भीग गई थी। जब वो आधा काम कर चुका था, अचानक कहीं से साबुन का पानी उसके पैरों के नीचे फैल गया। रोहन का पैर फिसला और वो लगभग गैराज के ठंडे फर्श पर मुंह के बल गिरने ही वाला था। पीछे से खिलखिलाहट की आवाज आई। मुड़कर रोहन ने उसी प्रबंधक की मजाक उड़ाती आंखों को देखा। इतनी जल्दी गिर गया, क्या काम करेगा तू? उसने अपमानजनक टिप्पणी की। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींची लेकिन खुद को रोक लिया। वो उठा और बिना एक शब्द कहे चुपचाप पानी को साफ करने लगा। ठीक उसी समय ऊंची एड़ी के जूतों की एक नियमित आवाज सुनाई दी। प्रिया शर्मा प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। उनका अंदाज शांत था, लेकिन उनकी आंखें एक पतले चाकू की तरह तेज थीं। वो प्रबंधक के ठीक सामने रुकी। उनकी ठंडी निगाहें फर्श पर फैले साबुन के पानी पर घूमी और फिर प्रबंधक के लाल चेहरे पर आकर रुक गईं। यहां क्या हो रहा है? उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा माहौल शांत हो गया। प्रबंधक हकलाने लगा। जी, ये बस एक छोटी सी घटना थी। छोटी? प्रिया शर्मा ने तिरस्कार से कहा। यहां सुरक्षा की कमी का मतलब जिम्मेदारी की कमी भी है। तुम्हें लगता है कि ये छोटी बात है? प्रबंधक को सफाई देने का मौका दिए बिना वो रोहन की ओर मुड़ी। उनकी आवाज नरम हो गई। रोहन, तुम ठीक हो? रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी फर्श पर टिकी थीं। प्रिया शर्मा ने ठंडक से कहा, मानव संसाधन विभाग तुमसे तुरंत संपर्क करेगा। फिलहाल तुम काम से निलंबित हो। ये वाक्य प्रबंधक की आंखों में बसे हर भ्रम को चाकू की तरह काट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो सिर झुकाकर जल्दी से चला गया। रोहन वहां खड़ा हैरान था। प्रिया शर्मा ने बस धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, यहां न्याय अनिवार्य है, कोशिश करते रहो। और फिर वो मुड़कर चली गई, रोहन को अपने दिल में एक सुलगती आग के साथ छोड़कर। पहले से कहीं ज्यादा वो समझ गया था कि इस दुनिया में जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए अच्छाई के अलावा साहस, धैर्य और कभी न झुकने वाले गर्व की भी जरूरत होती है। एक हफ्ता बीत गया। रोहन अभी भी शक भरी नजरों और कानाफूसी के बीच चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहस नहीं की और ना ही खुद को सही साबित करने की कोशिश की। हर सुबह वो अपने पुराने फीके पड़ चुके तौलिए को अपनी जेब में रखता, जैसे ये एक आदत हो, गरीब जिंदगी की एकमात्र निशानी और एक याद दिलाने वाला कि उसे अपना स्वाभिमान बनाए रखना है, भले ही वो दौलत की चकाचौंध के बीच खड़ा हो। उस शाम बगीचे का काम पूरा करने के बाद रोहन को हवेली के पीछे बने गोदाम को साफ करने का काम मिला, जहां प्रिया शर्मा के परिवार की सबसे कीमती पुरानी चीजें रखी थीं। गलियारे की पीली रोशनी उसकी लंबी परछाई को चमकते हुए फर्श पर बना रही थी। गोदाम का दरवाजा बंद था और उस पर एक बड़ा नया ताला लगा था। केवल भरोसेमंद कर्मचारियों को ही इस जगह के पास आने की इजाजत थी। रोहन ने एक मध्यम आयु वर्ग के प्रबंधक से चाबी ली, जो हमेशा उसे ठंडी और व्यंग्यात्मक नजरों से देखता था। उसके चारों ओर का माहौल तनावपूर्ण था, जैसे हर ईंट भी उसके हर कदम पर नजर रख रही हो। जैसे ही रोहन गोदाम में घुसा, पुरानी लकड़ी और नए पेंट की गंध एक साथ मिल गई, जिसमें समय की एक अजीब सी महक थी। कांच की अलमारियों में कीमती पुरानी चीजें सजी थीं। एक प्राचीन चीनी मिट्टी का फूलदान, एक शाही जड़ाऊ चाय का सेट और जेट से बनी छोटी उत्तम बुद्ध की मूर्तियां। उसने सावधानी से हर अलमारी को पोंछा, एक भी उंगली का निशान नहीं छोड़ा। लेकिन ठीक उसके पीछे एक परछाई बिजली की तरह गुजरी। एक छन्न की आवाज आई और एक प्राचीन फूलदान जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। रोहन मुड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वही प्रबंधक आगे बढ़ा।
उसके मुंह पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने टूटे हुए टुकड़ों की ओर इशारा किया और चिल्लाया, चोर! गोदाम में चोर घुस आया है और तोड़फोड़ कर रहा है। एक पल में पूरा गोदाम टॉर्च की रोशनी और भारी कदमों की आवाज से गूंज उठा। सुरक्षाकर्मी, प्रबंधक और यहां तक कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारी भी आ गए। सभी की शक भरी निगाहें रोहन पर टिक गईं, जो उस अस्त व्यस्त जगह के बीच में सन खड़ा था। प्रबंधक ने सीधे उसकी ओर इशारा किया। यही है वो। मैंने शुरू से ही चेतावनी दी थी। इस तरह के घटिया लोग चोरी की आदत से मजबूर होते हैं। कानाफूसी, घृणा भरी निगाहें रोहन पर पत्थर की बारिश की तरह बरसी। वो चुपचाप खड़ा रहा, अपनी जेब में रखे पुराने तौलिए को कसकर पकड़े हुए। उसके होंठ कसकर बंद थे, ना कोई सफाई, ना कोई विरोध। उसकी खामोशी ने भीड़ को और उकसाया। कुछ ने तो उसे गालियां दी और धक्का भी दिया। उसी पल गलियारे के अंत से एक सिलुएट धीरे धीरे आगे बढ़ी। रोशनी एक मुलायम रेशमी स्कर्ट पर पड़ी, जो एक शाही, ठंडी आकृति को दर्शा रही थी। प्रिया शर्मा। वो भीड़ के सामने रुकी। उनकी निगाहें एक बार घूमी और फिर रोहन के शांत चेहरे पर आकर रुक गईं। उन्होंने कहा, उनकी आवाज हल्की लेकिन अधिकारपूर्ण थी, मुझे वीडियो फुटेज दिखाओ। एक तकनीकी कर्मचारी झिझकते हुए एक टैबलेट लेकर आया। कुछ ही पलों में सुरक्षा कैमरे का फुटेज सामने आ गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि प्रबंधक चुपके से फूलदान को धकेल रहा था और फिर पीछे हटकर रोहन के आने का इंतजार कर रहा था। हवा जैसे जम गई। जो लोग अभी अभी चिल्ला रहे थे, वे अब सिर झुकाए खड़े थे। प्रिया शर्मा प्रबंधक की ओर मुड़ी। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। इस पल से तुम इस जगह का हिस्सा नहीं हो। प्रबंधक घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने बस हाथ हिलाया और मुड़कर चली गईं। और रोहन, वो अभी भी वहां खड़ा था, अपने हाथ में पुराना तौलिया कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें नम थीं। लोग बिखर गए, हर कोई अलग अलग भावों के साथ। कोई भ्रमित, कोई शर्मिंदा। दूसरे ने राहत की सांस ली, जैसे वे एक बड़े तूफान से बच गए हों। शांति देवी, जो लंबे समय से हाउसकीपर थीं, प्रवेश द्वार पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक खेदजनक भाव था। जब रोहन उनके पास से गुजरा तो उसने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक दुर्लभ भावना की चमक थी। उस शाम जब रोहन चुपचाप गोदाम साफ कर चुका था, प्रिया शर्मा अचानक वहां आ गईं। वो दरवाजे के पास खड़ी थीं, लकड़ी के फ्रेम पर हल्के से झुकी हुई और पीली रोशनी उनके पतले गाउन पर पड़ रही थी। रोहन, उन्होंने धीरे धीरे कहा, क्या तुमने कभी इससे बड़ा सपना देखा है? रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरी रात में चमकती हुई लग रही थीं। उस रात आसमान साफ था और हवा संगमरमर के गलियारे से होकर गुजर रही थी और सप्तपर्णी की मीठी खुशबू हर जगह फैल रही थी। रोहन ने ऊंचे आसमान की ओर देखा और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। गरीबी में इतने साल बिताने के बाद पहली बार उसके अंदर कुछ ऐसा जागा जिसे वो लंबे समय से भूल चुका था। उम्मीद। बड़ा भारी गेट रोहन के पीछे बंद हो गया और शांत रात में एक सूखी खट की आवाज आई। वो पत्थर के फुटपाथ पर सन खड़ा रहा और अनजाने में अपनी जेब में रखे पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी का एक धब्बा उस पर पड़ रहा था, जिससे उसकी पतली अकेली परछाई लंबी हो रही थी। रोहन का दिल एक छोटी नाव की तरह तेजी से धड़क रहा था, जो 3 धाराओं के संगम पर डगमगा रही हो। सड़कें सुनसान थीं। केवल पतझड़ के अंत की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और सड़क के किनारे जल रहे कोयले के चूल्हों से उठता हल्का धुआं। रोहन के हर कदम जो वो फुटपाथ पर धीरे धीरे चल रहा था, जैसे अनगिनत चिंताओं और संदेहों से भारी थे। परिचित कोने पर बूढ़ी अम्मा की छोटी सी चाय की दुकान अभी भी खुली थी। पुराना फटा हुआ तिरपाल हवा में फड़फड़ा रहा था। मिट्टी के तेल का दिया टिमटिमा रहा था और काउंटर पर कुछ पानी की बोतलें और मूंगफली की चिक्की के पैकेट रखे थे। अम्मा, जो 60 साल से ऊपर की थीं, जिनका चेहरा सांवला था और हाथ पैर कमजोर थे, एक टूटे हुए कप में गरम चाय डाल रही थीं। रोहन बेटा, अंदर आ जाओ, एक घूंट चाय पी लो, ठंड कम लगेगी, उन्होंने कहा।
उनकी आवाज भारी लेकिन गर्मजोशी भरी थी। रोहन एक नीची प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया और अपने ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए गर्म कप को पकड़ लिया। उसने धीरे से सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर न जाने क्यों उसने स्वाभाविक रूप से अपना दिल खोल दिया। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर है कि बाहर की दुनिया मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है। अम्मा ने प्यार से मुस्कुराया। उनकी दूरदर्शी आंखें सड़क के अंत में अंधेरे को देख रही थीं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह जवान थी। मैंने भी बड़े सपने देखे थे। मैंने भी शहर के बाजारों में काम ढूंढते हुए अपनी चप्पलें घिस दी थीं। एक बार किसी ने मुझे एक शानदार रेस्टोरेंट में वेटर का काम दिया। पहले ही दिन मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने शराब की पूरी ट्रे गिरा दी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जानते हो क्या हुआ? मालिक ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, गलती सुधारो बच्ची। अम्मा की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो अपनी पुरानी यादों के टुकड़े उठा रही हों। बेटा, कोई भी दुनिया किसी के लिए पूरी तरह से नहीं बनी होती, लेकिन अगर तुम सच्चे और धैर्यवान हो तो तुम कहीं भी अपनी जगह बना लोगे। ये शब्द ठंडी रात में रोहन के दिल को गर्म करने वाली एक छोटी सी आग की तरह थे। वो चुपचाप अपने आधे खाली कप को देखता रहा। भाप एक नाजुक भ्रम की तरह उठ रही थी। थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पीछे खड़ी एक काली चमकती कार के अंदर प्रिया शर्मा चुपचाप सुन रही थीं। उन्होंने धीरे से मखमल का पर्दा हटाया। उनकी गहरी आंखें उस गरीब लड़के को देख रही थीं। और उनके दिल में एक अकथनीय भावना उमड़ रही थी। उनके किसी भी बॉडीगार्ड को ये नहीं पता था कि आज रात वो शक्तिशाली अरबपति क्रिस्टल की रोशनी से जगमगाते हॉल और शानदार पार्टियों को छोड़कर एक आम से कोने में एक गरीब मजदूर की बातें सुनने आई थी। प्रिया शर्मा ने गहरी सांस ली। ठंडी पतझड़ की हवा कार में भर गई, जिसमें गीली मिट्टी और सूखी पत्तियों की गंध भी थी। जीवन की एक सरल लेकिन गहरी गंध। थोड़ी देर बाद उन्होंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। उनकी ऊंची ईड़ी के जूतों की हल्की टक टक की आवाज पक्के फर्श पर सुनाई दी। प्रिया शर्मा ने कोई शानदार शाम का गाउन नहीं पहना था, बल्कि एक सादा ग्रे ऊनी कोट पहना था। उनका चेहरा हल्का मेकअप किया हुआ था और उनकी आंखों में कोमल चमक थी। रोहन ने जब प्रिया शर्मा को अपनी ओर आते देखा तो वो चौंक गया। वो उछलकर खड़ा हो गया, एक ऐसे बच्चे की तरह घबराया हुआ जो बड़ों को छिपकर देखते हुए पकड़ा गया हो। माफ कीजिए मैडम, मैं बस। रोहन हकलाया। उसका चेहरा लाल हो गया। प्रिया शर्मा मुस्कुराई और उसे बैठने का इशारा किया। ये बूढ़ी अम्मा अच्छी कहानियां सुनाती हैं, उन्होंने कहा। उनकी गर्मजोशी भरी आंखें अम्मा की ओर थीं। अम्मा प्यार से मुस्कुराईं और अंदर चली गईं ताकि वे दोनों अकेले में बात कर सकें। प्रिया शर्मा रोहन के बगल में बैठ गईं, कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं और फिर धीरे से पूछा, जैसे दो पुराने दोस्त बात कर रहे हों, रोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है? रोहन हैरान रह गया। और जवाब देने से पहले ही प्रिया शर्मा ने आगे कहा। उनकी आवाज सांस की तरह हल्की थी। दुनिया को ईमानदार, धैर्यवान और सच्चे लोगों की भी जरूरत है। अमीर दुनिया भी वैसी ही है। उसे सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि ऐसे दिलों की भी जरूरत है जो इतने मजबूत हों कि बह ना जाएं। पतझड़ की हवा और ठंडी हो गई और सुनसान सड़क पर सरसराहट करने लगी। एक पीला पत्ता हवा में घूमता हुआ नीचे आया और धीरे से रोहन के कंधे पर टिक गया। उसने धीरे से उसे हटा दिया और उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ, आधा आश्चर्य और आधा भावना से भरा हुआ। प्रिया शर्मा उठी और अपना कोट ठीक किया। कार में बैठने से पहले उन्होंने मुड़कर रोहन को देखकर मुस्कुराया। कल मैं चाहती हूं कि तुम एक नया काम आजमाओ, एक ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर। और फिर रोहन के जवाब का इंतजार किए बिना वो धीरे से चली गई, उसे उस छोटी सी चाय की दुकान में अकेला छोड़कर, हाथ में चाय का ठंडा कप लिए। उस पतझड़ की रात रोहन को समझ आ गया था कि कुछ मौके दूसरी बार नहीं आते और कुछ विश्वासों को कसकर पकड़ना पड़ता है, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी उथल पुथल भरी क्यों ना हो। वो भारी तेल की महक वाली सुरक्षा जैकेट अब एक सादी सफेद शर्ट से बदल दी गई थी, जिसकी आस्तीनें करीने से मुड़ी हुई थीं और कंधे पर अभी भी कुछ सिलवटें थीं। रोहन ऑफिस के बाथरूम में पुराने शीशे के सामने बेचैनी से खड़ा था, अपने नए रूप को देख रहा था। केवल एक चीज नहीं बदली थी, उसके पैरों में अभी भी वही पुरानी चप्पलें थीं, जो उसके संघर्षपूर्ण वर्षों के एक अमिट निशान की तरह थीं। समूह की शाखा का कार्यालय शहर के बीचों बीच एक छोटी सी गली में छिपा हुआ था। ये कोई शानदार जगह नहीं थी, यहाँ आम कार्यालयों की तरह ही अव्यवस्था थी,
फाइलें ढेर में लगी थीं, फैक्स मशीन हाफती हुई आवाज कर रही थी, फोन की घंटी बजती और फिर चुप हो जाती। छत पीली पड़ गई थी, कुछ पुराने पंखे गर्मी में धीरे धीरे घूम रहे थे। रोहन ने अंदर कदम रखा। उसका दिल उत्साह और चिंता से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि आगे कोई जाल है या अवसर। अंदर कुछ कर्मचारी मेज पर पैर रखकर बैठे थे और चिप्स खाते हुए रोहन को जांच पड़ताल की नजरों से देख रहे थे। एक लगभग 40 साल का आदमी, जिसकी त्वचा सांवली थी और बाल छोटे कटे हुए थे, एक गिलास चाय पी रहा था और उसने अपने चश्मे के ऊपर से रोहन को देखा। तुम नए हो? उसकी आवाज भारी थी। जी, मैं रोहन हूं। मुझे अभी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग में नियुक्त किया गया है। रोहन ने विनम्रता से सिर झुकाया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने पीले पड़ चुके दांत दिखाए। उसने चाय का गिलास खट से मेज पर रखा और रोहन को बगल की खाली प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं प्रकाश हूं, यहां का विभाग प्रमुख। मुझे प्रकाश भाई कहना, जीने में आसानी होगी। इस मजाक पर पुराने कर्मचारी खिलखिलाकर हंस पड़े। रोहन ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और हां में सिर हिलाया। प्रकाश ने हाथ हिलाया और अपने सामने पड़ी फाइलों के ढेर की ओर इशारा किया। यह तुम्हारा पहला काम है। सभी सामग्रियों और उपकरणों की जांच करो। सब कुछ साफ साफ लिखो। एक भी नंबर गलत हुआ तो अपना सामान समेट लेना। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उलझे हुए नंबर और अजीब तकनीकी प्रतीक उसे चुनौती दे रहे थे। उसकी आंखें नींद की कमी से अभी भी लाल थीं, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया, उस शोरगुल वाले कमरे में एक परछाई की तरह चुपचाप। पूरी सुबह रोहन जांच पड़ताल, लिखने और मिलान करने में लगा रहा। कागज की सिलवटों वाली शीट पर कलम के निशान गहरे होते गए और पसीना उसकी शर्ट को भिगो रहा था। पुराने कर्मचारी अपनी घृणा छिपा नहीं रहे थे। कानाफूसी, तिरस्कार भरी मुस्कान और घूरती निगाहें, सब कुछ रोहन के स्वाभिमान को सुइयों की तरह चुभ रही थीं। एक बार एक लंबे पतले आदमी ने रोहन के घुटनों पर रखी कागजों की गड्डी पर जोर से लात मारी, जिससे वे हवा में बिखर गए। सब जोर से हंस पड़े। रोहन ने चुपचाप झुककर धैर्यपूर्वक एक एक कागज उठाया, बिना एक शब्द कहे, केवल प्रकाश। एक पल के अवलोकन के बाद उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो शायद पछतावा था। जब सब लोग दोपहर के भोजन के लिए चले गए, प्रकाश ने रोहन के लिए एक गिलास ठंडी चाय भरी और मेज पर खिसका दी। पी लो, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। रोहन ने झिझकते हुए उसे लिया और धीरे से धन्यवाद में सिर हिलाया। प्रकाश ने एक घूंट में चाय पी और गटक की आवाज उस गर्म दोपहर में गूंज उठी। उसने गिलास नीचे रखा और दूर देखते हुए जैसे खुद से कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो ऊपर चढ़ने के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं और वे जो अपने लिए थोड़ा स्वाभिमान बचा कर रखते हैं, भले ही उनके पैरों में सिर्फ फटी चप्पलें ही क्यों ना बची हों। रोहन ने ठंडे गिलास के चारों ओर अपना हाथ कस लिया। वो समझ गया। प्रकाश उसी की बात कर रहा था। उस दोपहर प्रकाश ने चुपचाप रोहन को फाइलों को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करने का तरीका सिखाया, असली और नकली सामग्री में अंतर करने के गुर, और सहकर्मियों के साथ कैसे व्यवहार करे ताकि ना तो किसी का दिल दुखे और ना ही खुद को दबने दिया जाए। उसने लंबे लंबे भाषण नहीं दिए, बस छोटे छोटे कामों और तेजधार चाकू जैसी बेपरवाह बातों के जरिए सिखाया। रोहन ने जल्दी सीखा। उसके हाथ जो कभी वेल्डिंग टॉर्च से कठोर हो गए थे, अब कलम पकड़ने में भी माहिर हो रहे थे। उसकी आंखें जो कभी सिर्फ वेल्डिंग की चिंगारियों को देखने की आदी थीं, अब नंबर, प्रतीक और लोगों के चेहरों के भावों को भी पढ़ने लगी थीं। जब सूरज लगभग इमारतों के पीछे छिपने वाला था, रोहन ने अपना पहला काम पूरा कर लिया। उसने मेज पर फाइलों का ढेर करीने से लगाया और खुद से कहा कि उसे इस विश्वास को बनाए रखना है, ठीक वैसे ही जैसे वो हर दिन अपने पुराने तौलिए को कसकर पकड़े रहता था। जब रोहन जाने ही वाला था तो उसकी जेब में फोन धीरे से कांपा। एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया था जिसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, कल पहली चुनौती होगी। कोई नाम नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, लेकिन रोहन जानता था कि यह प्रिया शर्मा का संदेश है। उसने आसमान की ओर सिर उठाया। हल्के बैंगनी बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और ठंडी हवा उसके कपड़ों में घुस रही थी। एक और लंबी रात आने वाली थी और एक नया मोड़ भी उसके सामने इंतजार कर रहा था। रोहन ने अपने हाथ में फोन कसकर पकड़ लिया और अपने सीने में तेज धड़कन महसूस की।
वो समझ गया था कि कल का दिन ऐसा होगा जहां से वापसी संभव नहीं होगी। एक ऐसा दिन जो उसके भविष्य को इस तरह से तय कर सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उस सुबह जैसे ही उसने गोदाम में कदम रखा, रोहन को हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। नई लकड़ी और धूल की गंध एक साथ मिल रही थी, पीली लाइटें टिमटिमा रही थी और ठंडे सीमेंट के फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। आंगन, जो आमतौर पर व्यवस्थित रहता था, आज एक छिड़े हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह अस्त व्यस्त था। मजदूरों का एक समूह लकड़ी के रैक के पास जोर जोर से बहस कर रहा था। पैलेट के ढेर बेतरतीब ढंग से लगे थे और कई बक्से खुले पड़े थे। उनकी रस्सियां टूटी हुई थीं। रोहन भीड़ से होकर गुजरा। उसका चेहरा चिंतित था। क्या हुआ? उसने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। सब बस एक दूसरे को झिझकते हुए देख रहे थे। कोने में गोदाम का प्रबंधक फिरोज हाथ बांधे खड़ा था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने चारों ओर देखा और फिर मजदूरों को तितर बितर होने का इशारा किया। रोहन के पास आने से पहले उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम नए हो, शायद तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। खैर, सीखने की कोशिश करो। रोहन ने अपनी भौएं सिकोड़ी और उसका दिल भारी हो गया। प्रकाश भाई की पिछली दिन की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। कहीं भी हो, अपने दिमाग से ज्यादा अपनी जुबान पर ध्यान दो, वरना खुद को नुकसान पहुंचाओगे। उसी समय एक युवा मजदूर ने चुपके से रोहन को एक कोने में खींचा। उसने फुसफुसाया, रोहन भाई, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इस खेप में बहुत सामान कम है, ये कोई गलती नहीं है। रोहन का दिल धक से रह गया। वो खुले पड़े माल के ढेर के पास गया और सावधानी से मात्रा की फिर से गिनती की। परिणाम ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। लगभग 1/3 खेप गायब थी। फिरोज एक खंभे से टिका खड़ा था, मुंह में टूथपिक दबाए। उसकी आंखें आधी चुनौती और आधी इंतजार कर रही थीं। रोहन तुरंत समझ गया कि ये एक जाल है। एक ऐसा जाल जो उसे फंसाने के लिए बिछाया गया था। अगर वो चुप रहता और कुल गिनती का इंतजार करता तो जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर व्यक्ति यानी उसी के सिर पर आ जाती। वो रुक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। शिकायत करे या चुप रहे? शिकायत करने पर उसे इस गोदाम के शक्तिशाली लोगों का सामना करना पड़ेगा। चुप रहने पर वो अपने रिकॉर्ड को खुद ही काला कर लेगा और प्रिया शर्मा ने जो थोड़ा सा विश्वास उस पर दिखाया था, उसे खो देगा। रोहन ने अपनी जेब में रखे पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया। बीमार पिता की देखभाल करने, लोगों की मार सहने और जीने के लिए अपमान सहने के वर्षों ने उसे तूफानों के बीच खड़े होने का साहस दिया था। वो इस समय पीछे नहीं हट सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन ने अपना फोन निकाला और सीधे ऑफिस में फोन किया। मैं रोहन हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन का कर्मचारी। मैंने आज सुबह की खेप में एक बड़ी गड़बड़ी पाई है। मैं सीधे रिपोर्ट करना चाहता हूं। दूसरी तरफ प्रिया शर्मा की शांत आवाज आई, मैं सुन रही हूं, बोलो। रोहन ने स्पष्ट रूप से बिना किसी को दोष दिए या टाल मटोल किए सब कुछ बताया, सिर्फ नग्न सत्य, जैसे उसका अपना जीवन था। जब वो बोल रहा था, फिरोज पास आया। उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, दांत भींचे और हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, तू मेरा चेहरा याद रखना फटेहाल। गोदाम में हवा भारी हो गई। ठंडी हवा टिन की छत के छेदों से होकर गुजरी और धूल के कणों को उड़ाया। रोहन ठंडे गोदाम के बीच में खड़ा था। एक खाली मैदान में एक अकेले पेड़ की तरह चुपचाप, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। कई सालों में पहली बार उसने महसूस किया कि जिसे न्याय कहते हैं वो क्या होता है। भले ही उसे भारी कीमत चुकानी पड़े, उसने फिर भी उसे चुना। थोड़ी देर बाद प्रिया शर्मा की कार आई, बिना किसी शोर शराबे या दिखावे के। वो नीचे उतरी, हल्के ग्रे रंग का कोट पहने हुए। उनकी ठंडी आंखें गोदाम पर घूमी और उनके पीछे कुछ ऑडिटर थे। प्रिया शर्मा ने फिरोज को नहीं देखा और ना ही तुरंत रोहन को। उन्होंने बस चुपचाप अपने कर्मचारियों को गोदाम की जांच करने का इशारा किया। 10 मिनट से भी कम समय में परिणाम स्पष्ट हो गया। नुकसान की मात्रा रोहन की मौखिक रिपोर्ट से मेल खाती थी। इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिरोज घुटनों के बल गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, लेकिन प्रिया शर्मा ने बस धीरे से सिर हिलाया और ठंडक से घोषणा की, मेरे सिस्टम में धोखेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। फिरोज को तुरंत ले जाया गया। पूरा गोदाम शांत था। सभी की आंखें रोहन पर टिकी थीं। वो व्यक्ति जिसे कभी तुच्छ समझा जाता था,
अब तूफान के बीच एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा था। प्रिया शर्मा उसके पास आई, कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और फिर गायब हो गई। रोहन ने गहरा सिर झुकाया। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने किसी को हराया है। उसने बस अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को बचाया था, अपना स्वाभिमान। घर लौटते समय शाम की हवा रोहन के सामले चेहरे पर धीरे धीरे चल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और ठंड को अपनी हड्डियों तक महसूस किया। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक छोटी सी आग धीरे धीरे जल रही थी, लगातार और चुपचाप। कल क्या होगा वो नहीं जानता था। वो बस इतना जानता था कि आज उसने खुद के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उस सुबह कंपनी की पूरी इमारत एक दुर्लभ भारी माहौल में डूबी हुई थी। आंतरिक जांच की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, दफ्तर की मेजों से लेकर पानी के कूलर तक। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि प्रबंधन को इस तरह के कड़े कदम क्यों उठाने पड़े। रोहन चुपचाप दफ्तर में घुसा। उसका चेहरा तूफान से पहले की झील की तरह शांत था। उसने जो हल्की नीली शर्ट पहनी थी वो धोने से फीकी पड़ गई थी, लेकिन चमकते सूट और टाई के जंगल में ये एक अजीब सी शालीनता दे रही थी। उसने अभी भी अपनी पुरानी चप्पलें पहनी हुई थी और उसके हर कदम जैसे खुद को याद दिला रहे थे कि चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। सबसे ऊपरी मंजिल पर बड़े कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला था और पीली रोशनी ठंडे गलियारे में फैल रही थी। प्रकाश दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं और उसके कठोर हाथ कई बार कसकर बंद हुए और फिर खुल गए। जब रोहन पास आया तो उसने बस धीरे से सिर हिलाया, बिना कुछ कहे, जैसे एक मूक प्रोत्साहन दे रहा हो। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आंतरिक नियंत्रण बोर्ड के सभी सदस्य बैठ चुके थे। उन गंभीर चेहरों के बीच प्रिया शर्मा एक सादे क्रीम रंग के सूट में सबसे अलग दिख रही थीं। उनके बाल करीने से जूड़े में बंधे थे और उनकी आंखें एक गहरी झील की तरह ठंडी लेकिन गहरी थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रोहन को उस बड़े कमरे के बीच में खड़ा होते हुए देखा। उसके सामने एक लंबी मेज, शानदार चमड़े की कुर्सियां और जांच पड़ताल करती आंखें थीं। बोर्ड के एक सदस्य ने बात शुरू की। उसका लहजा विनम्र लेकिन ठंडा था। रोहन, कृपया कल गोदाम में माल की गड़बड़ी का पता चलने की पूरी घटना का वर्णन करें। बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन ने स्पष्ट रूप से बताया, हर विवरण जैसे उसकी याददाश्त में अंकित हो। उसकी आवाज में ना कोई कमकपी थी और ना ही कोई सफाई। वो बस सच बता रहा था। एक और उम्रदार सदस्य ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, आपने सीधे अपने पर्यवेक्षक फिरोज को रिपोर्ट क्यों नहीं की? रोहन ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि मुझे शक था कि वो खुद इस मामले में शामिल है। अगर मैं रिपोर्ट करता तो मुझे डर था कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। उस पल में पूरा कॉन्फ्रेंस रूम जैसे एक पल के लिए शांत हो गया। सबने एक दूसरे को देखा और फिर प्रिया शर्मा की ओर। वो अभी भी चुप थीं, बस थोड़ा सा सिर झुकाकर जांचकर्ताओं को आगे बढ़ने का इशारा किया। छिपे हुए कैमरों और गोदाम के लॉक से एकत्र किए गए सबूतों से सच्चाई दिन के उजाले की तरह साफ हो गई। फिरोज ने न केवल हालिया खेप में हेराफेरी की थी, बल्कि पिछले 1 साल में कई अन्य नुकसानों में भी शामिल था। बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिरोज को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और जांच एजेंसी को सौंप दिया गया। जब आखिरी फाइल बंद होने की सूखी आवाज आई तो कमरे का माहौल जैसे एक भारी बोझ से मुक्त हो गया। प्रिया शर्मा तब धीरे धीरे उठीं और रोहन के सामने आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें सीधे उसकी आंखों में गहराई से देख रही थीं। हमारे पास कई प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग साहस चुनते हैं। उनकी आवाज साफ साफ गूंजी। आज कंपनी एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना चाहती है जिसने दबाव में आकर खुद को नहीं खोया। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम अनायास ही तालियां बजाने लगा। ये कोई जोरदार दिखावटी तालियां नहीं थीं, बल्कि सच्ची साफ सुथरी तालियां थीं, जो ठंडे दिन में किसी के दिल को गर्म करने के लिए काफी थीं। रोहन ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसकी आंखों के कोने से उसने देखा कि प्रकाश, उसका मूक शिक्षक, एक कोने में छिपा खड़ा है। उसकी आंखें नम थीं, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। उसने चुपचाप रोहन की ओर सिर हिलाया, एक प्यार भरी मुस्कान के साथ, जैसे वो खुद को सांत्वना दे रहा हो। उस समय मुझ में इतना साहस नहीं था। बैठक समाप्त हुई, सब एक एक करके चले गए। माहौल कम तनावपूर्ण था और उसकी जगह रोहन के लिए हर आंख में सम्मान साफ छलक रहा था।
जब रोहन कमरे से निकलने ही वाला था, प्रिया शर्मा अचानक उसके पास आईं और धीरे से पूछा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले तो क्या तुम अपना अतीत छोड़ने को तैयार हो? ये सवाल उस बड़े से कमरे में एक दूर तक गूंजती घंटी की तरह लगा। रोहन चुपचाप खड़ा रहा, उसकी जेब में हाथ उसके पुराने तौलिए को कसकर पकड़े हुए था। जिंदगी बदलना कौन नहीं चाहता, लेकिन अगर जिंदगी बदलने का मतलब उन चीजों को नकारना है जिन्होंने आज उसे बनाया है, कठिनाइयां, दर्द और अपने बूढ़े पिता के साथ उस सीलन भरी झोपड़ी में बिताई गर्मजोशी भरी यादें, तो क्या उसमें छोड़ने का साहस होगा? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं, जहां पतझड़ की आखिरी धूप उस शानदार शहर पर पड़ रही थी। उस धूप के नीचे हर पीला पत्ता कांपते हुए गिर रहा था, जैसे समय द्वारा बहाई जा रही यादों के टुकड़े हों। लेकिन कुछ यादें रोहन जानता था, समय कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, कभी नहीं मिटा सकता। उसने प्रिया शर्मा की ओर देखा। उसकी आंखें शांत लेकिन दृढ़ थीं। मैं भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा अतीत हमेशा मेरे दिल में रहेगा। प्रिया शर्मा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक बड़ी बहन की तरह कोमल चमक थी, जिसने अभी अभी जीवन के बीच एक कीमती अनगढ़ हीरा पाया हो। उस समय रोहन के दिल में कोई संदेह नहीं था। वो जानता था कि उसने चुना है, और सही चुना है। समूह की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल, जहां नीले कांच की दीवारें विशाल आकाश और बादलों को दर्शाती थीं। हल्की हवा के झोंके ठंडी दीवारों को सहलाते हुए गुजर रहे थे। उस जगह जो आसमान के सबसे करीब थी, रोहन अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुराना तौलिया, उसके संघर्षपूर्ण दिनों का गवाह, अभी भी उसकी सादी शर्ट की जेब में था। रोहन की आंखों में भ्रम और उम्मीद का मिला जुला भाव था जब उसने प्रिया शर्मा को दूर दराज के इलाकों में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल बनाने की एक नई परियोजना के बारे में बताते हुए सुना। तुम इस पूरी परियोजना के प्रभारी होगे, प्रिया शर्मा ने कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। पूरा कमरा शांत हो गया। सलाहकार परिषद, अनुभवी शक्तिशाली लोग जिनकी आंखें तेज थीं, सब एक साथ रोहन की ओर मुड़े। कुछ आंखों में संदेह की झलक थी और कुछ में छिपी हुई व्यंग्यात्मकता। परिषद के एक सदस्य, जिनके बाल चांदी की तरह सफेद थे, ने धीरे से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं प्रिया मैडम, क्या आपने ध्यान से विचार किया है? ये युवक कुछ ही महीनों से काम कर रहा है। उसके पास ना तो प्रबंधन का अनुभव है और ना ही कोई ऊंची डिग्री। ये करोड़ों की परियोजना है। प्रिया शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी आंखें जैसे हर नकाब को भेद सकती थीं। मैं व्यक्ति को चुनती हूं, डिग्री को नहीं। मुझे चमकते हुए प्रमाण पत्रों से ज्यादा एक साफ दिल पर भरोसा है। कमरे में एक हल्की सी हलचल हुई, लेकिन उनकी तेज निगाहों ने उसे जल्दी ही शांत कर दिया। रोहन ने अपने हाथ कसकर बांध लिए। उसका मन सैकड़ों विचारों में उलझा हुआ था। एक इतना बड़ा अवसर उसके सामने खुल रहा था कि वो अभिभूत हो गया था, लेकिन साथ ही उसे उम्मीदों, संदेहों और आने वाले भारी दबाव का भी स्पष्ट रूप से एहसास हो रहा था। उसकी आवाज गहरी लेकिन स्थिर थी। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं इसे पूरी तरह से सही करूंगा, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं इसे अपने पूरे दिल से करूंगा। ये कहकर रोहन ने गहरा सिर झुकाया, किसी शक्ति के आगे नहीं, बल्कि उस विश्वास के आगे जो एक व्यक्ति ने उसे दिया था। एक ऐसी चीज जो किसी भी डिग्री या पद से ज्यादा कीमती थी। प्रिया शर्मा ने सिर हिलाया। उनकी आंखें सामान्य से ज्यादा गर्मजोशी भरी थीं। तो आज से तुम परियोजना के निदेशक हो। मैं तुम्हें पूरा नियंत्रण दूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस बताना। ये घोषणा दिन के उजाले में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थी। पूरी सलाहकार परिषद एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। रोहन ने सिर उठाया और उन लोगों की आंखों में संदेह और चुनौती दोनों को देखा, लेकिन वो डगमगाया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जिंदगी किसी को खुद को साबित करने का दूसरा मौका नहीं देती। बैठक समाप्त हुई। रोहन चुपचाप गलियारे में बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। उस दिन आसमान ऊंचा और नीला था, जैसे उस पर कभी कोई धूल न लगी हो। रोहन ने रेलिंग का सहारा लिया, एक गहरी सांस ली और उसका दिल हल्का हो गया, जैसे उसने सालों से ढो रहे गरीबी के बोझ को उतार दिया हो। ठीक उसी समय एक युवा कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और रोहन को एक मोटी फाइल दी।
रोहन सर, ये परियोजना के लिए दानदाताओं की सूची है। प्रिया मैडम ने इसे तुरंत देने को कहा है। रोहन ने धन्यवाद कहकर उसे ले लिया। जब उसकी आंखें सूची में लिखे घने नामों पर घूमी तो एक परिचित पंक्ति ने उसे चौंका दिया। विक्रम सिंह शिक्षा विकास फाउंडेशन। रोहन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। विक्रम सिंह, ये उसी अजनबी आदमी का नाम था, सालों पहले। एक मूसलाधार बारिश की रात में उन्होंने एक बच्चे को बाढ़ के पानी से बचाया था, और वो बच्चा जो उस समय केवल 10 साल का था, रोहन ही था जिसे उन्होंने मौत के मुंह से बाहर निकाला था। यादें एक झरने की तरह वापस आ गईं। कीचड़ की गंध, हवा की सीटी और उस छोटे से रोहन के कांपते शरीर को पकड़े हुए मजबूत हाथ। और अब वो नाम, वो आदमी चुपचाप गरीब बच्चों के लिए एक परियोजना में अपना विश्वास भेज रहा था, जहां रोहन नेतृत्व की स्थिति में था। उसने आसमान की ओर देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। और उसकी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़े अचानक एक सार्थक तस्वीर में जुड़ गए। सभी कठिनाइयां, सभी असफलताएं और सभी भीगी हुई बारिश की रातें व्यर्थ नहीं थीं। उन्होंने उसे आज के दिन तक पहुंचाया था। रोहन के दिल में एक शांति की भावना उमड़ आई। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया कि वो सिर्फ जी नहीं रहा है, बल्कि वास्तव में जी रहा है, एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो उससे कहीं बड़ा था। उसने मन ही मन कहा, चाहे आगे का रास्ता कितना भी कांटों भरा क्यों ना हो, वो पीछे नहीं हटेगा। उसकी जेब में रखा पुराना तौलिया हवा के हर झोंके के साथ धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे उसे याद दिला रहा हो, हमेशा याद रखना कि तुम कहां से आए हो और हमेशा आगे बढ़ते रहना, उन सपनों के लिए जो सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। उस सुबह परियोजना के अस्थायी कार्यालय का माहौल जैसे जम सा गया था। छोटा तंग कमरा, पुरानी मेज कुर्सियां बेतरतीब ढंग से रखी हुई थीं, फाइलें बिखरी पड़ी थीं और नए कागज की गंध पुराने सीलन भरे पर्दों की गंध में मिलकर कमरे को और भी घुटन भरा बना रही थी। उस माहौल के बीच रोहन एक कमजोर सी मेज के पीछे सीधा बैठा था। उसकी आंखें दृढ़ थीं, लेकिन उनमें एक छिपा हुआ तनाव था। अपनी नई भूमिका के पहले ही दिन वो समझ गया था कि कोई भी रास्ता फूलों से भरा नहीं होगा। पुराने कर्मचारी जो उसे एक नौसिखिया के रूप में देखते थे, जिसे ऊपर से नियुक्त किया गया था, उसे तिरस्कार और संदेह की नजरों से देख रहे थे। सुबह की बैठक में वे आंखें नुकीले चाकुओं की तरह उसके हर शब्द में चुभ रही थीं। रोहन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मैं वित्तीय प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को बदलने का प्रस्ताव रखता हूं। एक अधिक पारदर्शी जांच और रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण, जिसमें हर खर्च, हर सामग्री का स्पष्ट हिसाब हो। इस वाक्य के बाद एक भारी खामोशी छा गई। आसपास के चेहरे आधे मुस्कुरा रहे थे और आधे नहीं। कुछ लोग धीरे धीरे कानाफूसी कर रहे थे, इतनी जोर से कि वो सुन सके। दिखावा कर रहा है, अभी से रय बिखा रहा है, गवार कहीं का। उसने सब सुना, लेकिन रोहन ने बस अपनी जेब में रखे पुराने तौलिए को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो खुद को ही पकड़ रहा हो। उस दोपहर कांटे उभरने लगे। अव्यवस्थित अनुबंध, बिना हस्ताक्षर के रसीदें, वेतन सूची में किसी के रिश्तेदार का नाम, और इससे भी बुरा, जिम्मेदार कर्मचारी जानबूझकर देरी कर रहे थे और उस प्रक्रिया को गलत तरीके से कर रहे थे जिसे उसने अभी अभी लागू किया था, जैसे एक मौन युद्ध की घोषणा कर रहे हों। रोहन ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने धैर्यपूर्वक हर कागज, हर रसीद की जांच की। हर रात जब सब चले जाते तो वो अकेला उन बिखरे हुए कागजों के ढेर के सामने बैठ जाता। पीली मेज की रोशनी उसके दुबले, विचारमग्न चेहरे पर पड़ रही थी। छोटे छोटे अक्षर और ठंडे नंबर जैसे उसे घेर रहे हों। कभी कभी रोहन का दिल भी बैठ जाता। एक पल के लिए थकान का विचार आता, क्या मैं बहुत अकेला हूं? लेकिन तुरंत उसे अपने पिता की गर्व भरी खामोश आंखें याद आ जाती। उसे वे दिन याद आ जाते जब दोनों बाप बेटे भूखे प्यासे रहते थे। उसे प्रिया शर्मा का गर्मजोशी भरा हाथ मिलाना और कहीं इंतजार कर रहे गरीब बच्चे याद आ जाते। वो खुद को हारने की इजाजत नहीं दे सकता था। एक शाम जब वो किसी के द्वारा जानबूझकर गलत की गई योजना को ठीक कर रहा था, तो पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्या आपको मदद चाहिए? रोहन मुड़ा। वो मीरा थी, एक युवा शांत कर्मचारी जिसे अक्सर उसके सहकर्मी तुच्छ समझते थे। उसकी आंखों में ईमानदारी और झिझक थी। वो पास आई और एक करीने से ठीक की गई फाइल मेज पर रखती। मुझे कुछ असामान्य लगा। मीरा ने झिझकते हुए चारों ओर देखा।
जैसे उसे डर हो कि कोई सुन लेगा। रोहन सीधा बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। मीरा ने धीरे धीरे बताया, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना है। वे जानबूझकर आपको असफल करना चाहते हैं और उनके पीछे किसी का हाथ है, समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का, जो इस परियोजना की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए है ताकि स्कूल बनाने के फंड का दुरुपयोग कर सके। ये जानकारी बिजली के झटके की तरह थी। ये सिर्फ छोटी मोटी खिलाफत नहीं थी। इसके पीछे एक गुप्त शक्ति का नेटवर्क था जिसके हित इस परियोजना से जुड़े थे। रोहन ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसके अंदर एक जिद्दी आग और भी तेजी से भड़क उठी। उसने सीधे मीरा की आंखों में देखा। धन्यवाद, लेकिन क्या तुम सच में इस मामले में शामिल होना चाहती हो? मीरा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मैं एक गरीब मजदूर बस्ती में पली बड़ी हूं। मैं जानती हूं कि जब लोग आपका फायदा उठाकर आपको छोड़ देते हैं तो कैसा लगता है। अगर आप सच में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। एक सादा वादा, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी कसम के। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें एक सुलगती आग की तरह चमक उठीं। उस रात वे दोनों साथ बैठे, फाइलों के ढेर और अधूरी योजनाओं के बीच। बाहर रात की हवा खिड़की की दरार से होकर गुजर रही थी, जिसमें बारिश के बाद गीली मिट्टी की गंध थी। रोहन जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब वो अकेला नहीं है। मेज की रोशनी ने उन दो छोटे लेकिन दृढ़ लोगों की परछाई को दीवार पर डाला, जो एक कांटों भरे लेकिन उम्मीद से भरे सफर की शुरुआत के गवाह थे। नदी के किनारे का वो पुराना कैफे उस दिन अजीब तरह से शांत था। छत के पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे उदास दोपहर की सुस्ती को और बढ़ा रहे हों। नदी से आती हवा का झोंका खिड़की के शीशे से टकराकर खटखट की आवाज कर रहा था, जैसे किसी के दिल की आहें हों। रोहन ठंडी कॉफी के कप के सामने बैठा था। उसकी आंखें भारी और धुंधली थीं। दूसरी तरफ प्रिया शर्मा चुपचाप उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में ना कोई डांट थी और ना ही कोई सांत्वना, बस एक गहरी धैर्यपूर्ण नजर थी, जैसे वो किसी छोटे पौधे को पत्थरों के बीच से उगते हुए देखने का इंतजार कर रही हों। मैं हार मानना चाहता हूं, रोहन ने भारी आवाज में कहा। ये स्वीकारोक्ति एक भारी पत्थर की तरह थी जो उसके सीने से लुढ़क गया हो। उसने अपनी कोहनी मेज पर टिकाई और अपना चेहरा अपने कठोर हाथों में छिपा लिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन शायद ये मेरे लिए नहीं है। प्रिया शर्मा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी चाय का कप उठाया और धीरे धीरे एक घोंट लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे कोई असंबंधित कहानी सुना रही हो। जब मैं 30 साल की थी, मेरी अपनी एक कंपनी थी, सैकड़ों कर्मचारी थे और मैं उस शिखर पर थी जिसे लोग सफलता का सपना कहते हैं। लेकिन फिर सिर्फ एक रात में सब कुछ ढह गया, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। उसी ने धोखा दिया। साझेदारों ने मुंह मोड़ लिया और पूरी दुनिया जैसे मुझ पर हंस रही थी। उनकी आवाज धीमी हो गई, जैसे हवा पुराने घावों से होकर गुजर रही हो। मैंने फटे कपड़ों का एक बैग लेकर बस स्टॉप पर रातें गुजारी। मैं उस निर्दयी दुनिया से गायब हो जाना चाहती थी। फिर वो रुकीं और उनकी आंखें सीधे रोहन पर टिक गईं, जैसे कोई तीर उसके दुख के कवच को भेद रहा हो। मुझे एहसास हुआ कि जब तक आप एक अंधेरे रास्ते से पूरी तरह नहीं गुजरते, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपके पैर कितने मजबूत हैं। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पीली रोशनी चमकते हुए धब्बों की तरह दिख रही थी। उसका दिल डगमगाया, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वो उठ सकता है। ठीक उसी समय कैफे का दरवाजा खुला और मीरा हांफती हुई अंदर आई। उसके हाथ में फाइलों का एक बंडल था। रोहन सर, वो सांस रोककर बोली, लेकिन उसकी आंखें रात में जलती आग की तरह चमक रही थीं। मुझे मिल गया सबूत। मीरा ने रोहन के सामने कागज फैला दिए। फाइलें, ईमेल, आंतरिक बैठकों की रिकॉर्डिंग, सब कुछ स्पष्ट रूप से बता रहा था कि कैसे पुराने कर्मचारियों के एक समूह ने परियोजना के फंड में हेराफेरी करने के लिए सांठगांठ की थी। रोहन ने कांपते हाथों से कागज उठाए। हर पंक्ति जैसे उस अंधेरे पर से एक और पर्दा हटा रही थी जिसमें वो फंसा हुआ था। कैफे में माहौल जैसे जम गया। केवल ठंडी हवा और उन लोगों की तेज सांसें थीं। रोहन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी नजर बदल चुकी थी। अब वो तूफान के बीच घबराया हुआ मजदूर नहीं था, ना ही घृणा भरी नजरों से डरने वाला आदमी।
बल्कि एक नया मजबूत रोहन था जो आग में तपी हुई तलवार की तरह दृढ़ था। वो उठा और अपने हाथ में फाइलों का बंडल कसकर पकड़ लिया। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहती हो? उसने मीरा से पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मीरा ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। रोहन प्रिया शर्मा की ओर मुड़ा और उस कीमती सबक के लिए एक मूक धन्यवाद के रूप में गहरा सिर झुकाया जो उन्होंने अभी अभी दिया था। उसी रात रोहन ने परियोजना के सभी प्रमुख कर्मचारियों को बदलने के लिए एक अनुरोध पत्र तैयार किया। प्रबंधक से लेकर मुख्य लेखाकार तक जो भी कदाचार में शामिल थे उन्हें तुरंत जाना था। अनुरोध पत्र सुबह होने से पहले सीधे समूह के बोर्ड को भेज दिया गया। खबर आग की तरह फैल गई। कंपनी में हलचल मच गई। जो लोग पहले उदासीन थे, जो लोग पहले रोहन के पीछे हंसते थे, अब चिंतित थे। पूरी इमारत एक भारी माहौल में कांप रही थी। रोहन जानता था कि वो एक बड़ा दांव खेल रहा है। हो सकता है कि वो असफल हो जाए, हो सकता है कि वो सब कुछ खो दे, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने आज सिर झुका लिया तो वो जीवन भर कभी सिर नहीं उठा पाएगा। कैफे की खिड़की के पास अकेले बैठकर गंदी बहती नदी को देखते हुए रोहन ने अपनी जेब में रखे पुराने तौलिए को कस लिया। कपड़े का वो फीका फटा हुआ टुकड़ा कभी उसे और उसके पिता को उन सर्दियों की रातों में गर्म रखता था जब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन और पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। अब भी वो वहीं था, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। ठंडी हवा में उसे कहीं से अपने पिता की फुसफुसाहट सुनाई दी। जाओ बेटा, अपने सपनों के अंत तक जाओ। और कई धुंधले दिनों के बाद पहली बार रोहन मुस्कुराया। एक छोटी सी मुस्कान, लेकिन इतनी काफी थी कि वो आने वाले रास्ते को रोशन कर सके। एक नया दिन उस पुरानी धरती पर उगा। आसमान ऊंचा और साफ था और सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, जैसे प्रकृति की ओर से मूक शुभकामनाएं भेजी जा रही हों। गरीब मोहल्ला आज अलग लग रहा था। झंडे और फूल हर जगह थे। रंगीन कपड़े रास्तों पर लटके हुए थे और फटे पुराने कपड़ों के पीछे से झांकती उज्जवल मुस्कानें थी। उस माहौल के बीच सबसे खास था बिल्कुल नया स्कूल, जिसकी छत लाल खपरेल की थी और जो उस जगह पर बना था जो पहले कचरे से भरा एक खाली मैदान था। अब उस जमीन पर एक पहला गुलमोहर का पेड़ लगाया गया था। उसकी हरी कोमल पत्तियां जैसे पूरे समुदाय के लिए एक नई जिंदगी का अंकुर थी। रोहन की पुरानी सालों से भीगी पड़ चुकी साइकिल स्कूल के गेट के पास करीने से खड़ी थी। वो वहां सादगी और खामोशी से खड़ी थी, जैसे एक ऐसे व्यक्ति की चमत्कारी यात्रा की मूक गवाह हो जो गरीबी की गहराइयों से ऊपर उठा हो। स्कूल का आंगन लोगों से खचाखच भरा था। छोटे बच्चे सफेद वर्दी में बाल करीने से सवारे हुए, उत्सुकता से अपने माता पिता का हाथ पकड़े हुए और नए स्कूल को गोल गोल आंखों से देख रहे थे। बड़े लोग समूहों में खड़े होकर उस लड़के के बारे में कानाफूसी कर रहे थे जो कभी एक गरीब मजदूर था और अब पूरे मोहल्ले का उद्धारकर्ता बन गया था। रोहन स्कूल के आंगन के बीच में खड़ा था, एक सादी सफेद शर्ट पहने हुए और पैरों में वही पुरानी चप्पलें, जैसे एक अटूट दृढ़ता का प्रतीक हो। उसके हाथ में उद्घाटन समारोह का प्रतीक लाल रिबन था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उमड़ती भावनाओं से। प्रिया शर्मा भीड़ में चुपचाप खड़ी थीं। उन्होंने अपने लिए एक शांत कोना चुना था। उन्हें किसी के जानने या धन्यवाद की जरूरत नहीं थी, केवल उनकी आंखें नम और गर्व से भरी थीं, जैसे एक मूक दीपक जो रोहन के रास्ते को रोशन कर रहा हो। लाउडस्पीकर से एक गर्मजोशी भरी और परिचित आवाज आई। मैं रोहन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सपनों के स्कूल को बनाने में मदद की है, कि वे आकर रिबन काटें। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रोहन झिझकते हुए छोटे अस्थायी मंच पर चढ़ा। नीचे उसके पिता सुरेश जी व्हीलचेयर पर बैठे थे। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपा हुआ गर्व चमक रहा था। लाल रिबन धीरे से काटा गया और खुशी की लहरें फूट पड़ीं, जैसे एक बांध को तोड़ती हुई पानी की धारा, और उस गरीबी की भावना को मिटा दिया जो सालों से इस जगह पर भारी थी। रोहन ने स्कूल के प्रिंसिपल को प्रतीक के रूप में चाबी सौंपी, जो एक सज्जन सफेद बालों वाले व्यक्ति थे। प्रिंसिपल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वे एक पूरी भविष्य की पीढ़ी को सौंप रहे हों। उसी क्षण जैसे ताला खुल गया हो, बच्चे हंसते खेलते स्कूल के आंगन में दौड़ पड़े। उनकी साफ हंसी की आवाज ऊंचे आसमान तक गूंज उठी, जैसे ये घोषणा कर रही हो कि आज से इस जगह के सपने अब कैद नहीं रहेंगे।
रोहन मुड़कर नीचे उतरने ही वाला था कि उसने देखा कि सुरेश जी एक युवा लड़के की मदद से लड़खड़ाते हुए व्हीलचेयर को सीढ़ियों पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन दौड़कर उनकी ओर बढ़ा, लेकिन सुरेश जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे खुद करने दो, वो कमजोर आवाज में मुस्कुराए और धीरे धीरे एक एक कदम सुरेश जी ने उठने की कोशिश की। हर हरकत भारी और कांपती हुई थी, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से दृढ़ थीं। जब वो सीधे खड़े हो गए तो उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया, तालियों और सिसकियों के बीच। मुझे तुम पर गर्व है रोहन। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन हर शब्द इतना मजबूत था जैसे सुनने वाले के दिल में हथौड़े की तरह लग रहा हो। उस पल में समय जैसे रुक गया। सभी असफलताएं, सभी अपमान और सालों के सभी मूक बलिदान, सब कुछ एक चमकते सितारे में बदल गया जो उसके जीवन के आकाश को रोशन कर रहा था। उद्घाटन समारोह के बाद जब सूरज पहाड़ों की ओर झुकने लगा, रोहन को एक छोटा सा पत्र मिला जो किसी ने चुपके से उसकी जेब में रख दिया था। हाथ से लिखा हुआ, एक परिचित मुलायम लिखावट में सिर्फ एक पंक्ति थी। उन लोगों के लिए सपने बनाना जारी रखो जिन्होंने कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं की। प्रिया शर्मा। रोहन ने पत्र को मोड़ा और अपना हाथ अपने सीने पर रखा। उसने लाल खपरेल वाले स्कूल की ओर देखा जहां बच्चे नए लगाए गए गुलमोहर के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। शाम की हवा ठंडी और उम्मीदों से भरी हुई थी। ढलते सूरज की रोशनी स्कूल की छत पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी और हरी नई पत्तियों पर एक जादुई प्रकाश डाल रही थी। बच्चों की हंसी हर जगह गूंज रही थी, हर गली, हर घर में घुस रही थी और गरीब लोगों के दिलों में एक गर्मजोशी की आग जला रही थी। रोहन मुस्कुराया। वो जानता था कि ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, एक लंबी यात्रा की शुरुआत, जहां नेकी का बदला प्यार से मिलता है, जहां छोटे सपने चमत्कार बन सकते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसे रोहन, वो गरीब मजदूर, अब ढोने और अनगिनत दूसरों के लिए रोशन करने के लिए काफी मजबूत था। रोहन की जिंदगी हमें दिखाती है कि कभी-कभी आपकी शुरुआत ये तय नहीं करती कि आप कहां पहुंचेंगे, बल्कि आपकी अच्छाई, दृढ़ता और ईमानदारी ही उन दरवाजों को खोलने की कुंजी है जो बंद लगते हैं। कोई भी पैदा होते ही अवसरों के साथ नहीं आता, लेकिन अगर आप एक दयालु दिल रखते हैं तो एक दिन दुनिया आप पर इस तरह से मुस्कुराएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन के कुछ सबसे कीमती उपहार पैसे से नहीं, बल्कि दूसरों के विश्वास से और उस विश्वास से आते हैं जिसे आपने कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि कभी-कभी सबसे अंधेरे दिनों में ही हम अपने अंदर की रोशनी को सबसे साफ देख पाते हैं। और आपके बारे में क्या आप कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं जो असंभव लगती थी, लेकिन फिर एक छोटे से विश्वास के कारण आपने अपनी किस्मत बदल दी? अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है तो कृपया कमेंट में मैंने कर दिखाया लिखकर मेरे साथ साझा करें। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, मैं आपको एक प्यार भरा नमस्ते भेजना चाहता हूं। अगर आपको इस तरह की मानवीय कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर और भी अच्छी बातें फैला सकें। आप सब कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरी प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सब के साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें, ताकि हम सब उसे सुन सकें।